अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्तर। नाजरीन, आज जुमा है तो आप सबको जुमा मुबारक। मैं आगाज़ करूंगी अपने प्रोग्राम के इस बात से कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। अब ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जा सकता है? ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है मोहब्बत से, अपनायत से, खलूस से और सबसे बढ़कर एक बात से, बर्दाश्त। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर लीजिए। अगर आपके अंदर बर्दाश्त पैदा हो जाएगी, आप दूसरों की बात को बर्दाश्त करना सीख लेंगे, दूसरों की कामयाबियों को बर्दाश्त करना सीख लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मेहमान हैं और आज बहुत ज़्यादा अच्छी बातें होने वाली हैं, क्योंकि आज ख़वातीन के लिए भी स्पेशल ये शो है, क्योंकि आज जो मेरे मेहमान हैं वो हमें बताएंगे कि स्किन की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्या वजूहात हैं, खूबसूरत स्किन कैसे रख सकते हैं और बाल लंबे कैसे कर सकते हैं, और जो बाल गिरते हैं वो क्यों गिरते हैं। और आज हम बात करेंगे हजामा के बारे में भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे 3-4 डॉक्टर्स आज मेरे शो में मौजूद होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं एक ही डॉक्टर हैं और बड़े यंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदरीस। मैं वेलकम करती हूँ सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अपना करम है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इनका साथ देंगी जी हमारी बड़ी चुलबुली सी हैं, बड़ी टॉकटिव सी हमारी मेहमान हैं और सूफिया कलाम पढ़ती हैं, बड़ी ज़बरदस्त सिंगर हैं। मैं वेलकम करती हूँ ईमान फ़ातिमा का। ईमान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी मेरे मेहमान हैं, अगर मैं उनका जिक्र करूँ तो उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई ऐसा नहीं है जिसमें अपनी खिदमात सर अंजाम ना दी हों। अगर हेल्थ की बात हो तो हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी उन्होंने बहुत काम किया, एजुकेशन के डिपार्टमेंट भी बहुत काम किया, और इसके अलावा वो सरकारी अफसरान को ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ जी खुर्शीद अली जैदी साहब का। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए तो मैं चाहूँगी आपसे पूछा जाए कि जब आप माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफिसर बने तो पहले कौन सी डिपार्टमेंट में आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो इनफॉर्मल गुफ्तगू अभी हो रही थी जी, तो उसमें चंद एक बातें, जाहिर सी बात है पहली दफ़ा आपसे बात हो रही थी तो उसमें बहुत सारी बातें जो थी मिसिंग थी। मैं ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक इंस्पिरेशन के हवाले से कुछ बात बताना चाहूँगा कि इनफैक्ट मैंने जो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की वो बतौर जूनियर क्लर्क ज्वाइन की थी, और उस वक्त मेरी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन थी। सर्विस के दौरान मैं पढ़ता भी रहा, ठीक है, ग्रेजुएशन की, लॉ किया, और उसके बाद फिर मैंने PCS का इम्तहान दिया, अल्लाह ने कामयाबी दी। और 1986 में, यानी मैंने 78 में ज्वाइन की थी गवर्नमेंट सर्विस। 86 में मैं कंपटीशन करके और उसके बाद मैं सर्विस ज्वाइन कर, मैंने बतौर सेक्शन ऑफिसर अपनी सर्विस का आगाज़ किया फाइनेंस डिपार्टमेंट से। और उसके बाद फिर करोलडी में चलता रहा कि मुख्तलिफ महकमे पंजाब गवर्नमेंट के, क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ सर्विस है, तो उसमें फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर मेरी सर्विस जाती है। अगर सर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपने कहा कि आप मैट्रिक आपने पास किया और उसके बाद आप क्लर्क की जॉब पे थे, तो उसके साथ साथ आपने स्टडी भी कंटिन्यू की, तो कैसे मैनेज करते थे? मतलब आप अपनी जॉब भी कर रहे थे और ख़ुद से पढ़ रहे थे या कोई टीचर था? कैसे आपने सारा मैनेज किया? आगे तैयारी भी की आपने, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की भी? मुझे बुनियादी तौर पर इंस्पिरेशन जो मिली, मेरे वालिद साहब सैयद नज़र जैदी, शायद आप लोग वाकिफ़ होंगे उनके नाम से, अदब की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल। उनकी बच्चों के लिए एक छोटी सी किताब थी, उसका नाम था टोटरू मियाँ, बच्चों के लेवल पे। दैट वाज इनफैक्ट ऐसा था कि वो किसी एक टर्टल की कहानी थी, ठीक है, टर्टल को, दैट वाज द हीरो। तो टर्टल को जो बताया जाता था वो ये था कि तुमने अपनी लिविंग्स को अर्न करने के लिए फ़लाँ जगह जाना है, ठीक है। तो अब वो खेलता कूदता रहता था और ऐसे मतलब जैसे हमारी दुनिया के अंदर होता है कि बच्चे जो है अपना ज़्यादा तो जो फोकस नहीं करते चीज़ों की तरफ। तो उसकी जो थीम मैं बता रहा हूँ कि वो थीम ये थी कि उसको खेल कूद के बाद जब वो मुतलका जगह पे जहाँ उसने अपनी अर्निंग लेनी थी, अपने खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको वहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती। तो अब वो बचपन में, मैं हार्डली उस वक्त मैं 5-6 साल का होऊंगा जब मैंने ये पढ़ना सीखा था, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द किताबें ही हुआ करती थी और कोई चीज़ नहीं होती थी हमारे घर में।
तो वो स्टोरी जो थी वो मेरे ज़हन पे इस तरह नक्श हुई। वो ख्याल ये था कि अगर मैंने इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहना है तो मुझे स्ट्रगल करनी है। स्ट्रगल करनी जो स्ट्रगल उस टर्टल ने नहीं की थी, टोटरू मियाँ ने जो स्ट्रगल नहीं की थी, एंड एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट उसको वहाँ से कुछ चीज़ हासिल नहीं हुई थी। तो मेरे ज़हन में ये चीज़ एक लाशऊरी तौर पे पुख्ता हो गई थी। घर के हालात ऐसे थे, जाहिर सी बात है कि अदब आजकल तो बड़ा फ़र्क है जी। जिस ज़माने में मेरे वालिद साहब ये काम किया करते थे या हम बहुत छोटे छोटे थे तो अदब कोई अर्निंग का ज़रिया नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अंदर बड़ी हैंड टू माउथ और जिस तरीके से, तो घर के हालात ऐसे थे कि जिसकी वजह से मैं अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन वो अंदर मेरे एक बात थी कि मैंने अगर इस दुनिया में रहना है तो मुझे कुछ करना होगा। बिल्कुल। दैट इज़ वाई कि, और साथ ही मेरे ऊपर अल्लाह का मेनली जो बात मैं कहूँगा वो ये कि मेरे अल्लाह का करम रहा कि मुझे मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे मिले कि जो लोग मुझे इनकरेज करते थे। उन लोगों ने मुझे गाइड भी किया। मेरे जो ऑफिसर्स थे, मेरे इर्द गिर्द लोग थे कि मेरी थोड़ा सा शौक़ देख के तो मुझे उसके लिए गाइड कर दिया करते थे। मिसाल के तौर पे मैं अपने ऑफिस का कोई काम कर रहा हूँ, आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड कि मैं उसके लिए नोटिंग करूँ, ड्राफ्टिंग करूँ। क्लर्क का तो बेसिकली ये काम नहीं होता, सब पर्टिकुलरली सेक्रेटेरिएट में, लेकिन मुझे वो इनकरेज किया करते थे कि आप ये करें। तो एक तरह से मेरी, जिसे कहते हैं ना कि लाशऊरी तौर पे मेरी ट्रेनिंग होती चली गई। तो और अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि टाइम की क्या सूरत हाल है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक प्लीज़ ज़रूर वाक़या है, बड़ा इंटरेस्टिंग। और वो ये है कि मैं अपने उस शौक़ की वजह से अपने ऑफिसर्स की नज़रों में आ गया। ठीक है। दे यूज्ड टू लाइक मी। इत्तफाक से जिस जगह मेरी पोस्टिंग थी तो वहाँ सेक्शन ऑफिसर आम तौर पे आके और जल्दी ट्रांसफ़र करा के चले जाया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेक्शन था, नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव जिसे कहते हैं ना, तो उस हवाले से मुझे काम करने का शौक़ था। तो उनकी जगह काम मैं कोशिश किया करता था कि जो मैं उनकी जगह मैं उनकी काम करूं। जी। जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो अगरचे मुझसे डायरेक्टली वैसे बात तो नहीं करते थे, क्योंकि गैप बड़ा सारा होता है क्लर्क के साथ और एक एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की नज़र में, लेकिन वो मेरी बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में मेरी ट्रेनिंग करते रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कुछ लिख के भेज रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि एक मैट्रिक पास बंदा कितनी अच्छी अंग्रेज़ी लिख सकता हो। बिल्कुल। गलतियाँ उसके अंदर होती थी, लेकिन आप यकीन कीजिए कि मुझे इंतज़ार होता था कि मैं जो कुछ लिख कर भेज रहा हूँ, पहली बात तो ये कंसेप्चुअली वो उस बात को एग्री किया जाता है या नहीं। बिल्कुल। एट द सेम टाइम उसके साथ ये होता था कि जो कुछ मैंने अल्फाज लिखे हैं क्या वो दुरुस्त है, दुरुस्त अंग्रेज़ी है, उसमें फ़र्क तो नहीं। तो उसके लिए मुझे एक अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, मरहूम जुल्फ़कार अली शाह हमारे एक एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करते, बड़ा नाम है हमारी सर्विसेज में। पुराने लोग जो हैं वो कि हम जानते होंगे, चेयरमैन PND भी रहे, सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे और बड़ी पोस्टों से उनका। तो वो ग्रीन पेन के साथ मेरी अंग्रेज़ी की गलतियाँ दुरुस्त किया करते थे। मैंने अभी तक वो नोट्स उनके जो संभाल के रखी हुई, कॉपीज़ उनकी रखी हुई हैं कि वो मेरी एक तरह से ज़हनी तरबियत थी मेरे लैंग्वेज के हवाले से। तो ये इनकरेजमेंट थी मुझे कि ये बात मैं कर सकता हूँ। अच्छा, उन्हीं दिनों क्या हुआ कि मैं जब हाथ से क्योंकि नोट लिख कर भेजा करता था, तो मुझे एक दिन एडिशनल सेक्रेटरी साहब मरहूम जुल्फ़कार अली शाह साहब ने मुझे बुलाया। तो मुझे कहने लगे कि आप टाइप करके भिजवाया करें मुझे। अच्छा। मैंने अर्ज़ किया कि जी सर, बात ये है कि मेरे पास तो इतना ही टाइम होता है ज़ाहिर टाइप करने, यानी वो तुम्हारा स्टेनोग्राफ़र तुम्हारे सेक्शन का है, वो फारिग बैठा रहता है, उसको दिया करो। अच्छा। मैंने उनसे बड़ी अदब से गुजारिश की। मैंने कहा सर मैं क्लर्क हूँ और वो स्टेनोग्राफ़र है, बड़ा फ़र्क है, वो मुझसे वो 12वें स्केल में है, मैं 5वें स्केल में हूँ, तो हाउ कैन आई डिक्टेट हिम। उन्होंने बज़र दिया, बज़र दे के उसको बुलाया। तो उसे कहने लगे कि आप जैदी साहब से ट्रेनिंग लिया करें, तो सॉरी वो डिक्टेशन लिया करें, टाइप करके भेजा करें। जाहिर सी बात है वो इनकार तो नहीं हो सकता था, बिल्कुल, लेकिन अंदर से उनको बड़ा बुरा महसूस हुआ। जाहिर है एक जूनियर की डिक्टेशन पे अगर वो काम करेंगे तो ये कुछ अर्सा चलता रहा, लेकिन वो अंदर से हमारी दोस्ती भी थी, ऐसा नहीं था कि हमारी हॉस्टाइल थे, हम लोग दोस्ती भी थी। तो फ्रैंकनेस में मुझे कहा करता था कि बच्चू मैं इम्तहान दे रहा हूँ, PCS का इम्तहान दे रहा हूँ, मैं जब अफसर बन गया तो फिर मैं तुझे सीधा करूँगा। बदले वो बात होती रही, चलता रहा कुछ अर्सा। उसके बाद अचानक एक दिन मुझे पता चला कि जी माजिद साहब दफ्तर नहीं आ रहे। पता किया कि क्या हुआ, तो पता चला जी वो तो 1 महीने की छुट्टी पर है। ठीक है। क्यों छुट्टी पर है कि जी वो PCS का इम्तहान दे रहे हो, वाकई इम्तहान दे रहा था वो। अच्छा जी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं कैलेबर के हवाले से समहाउ मेरे ज़हन के अंदर एक एहसास बर्तरी तो था अपनी जगह पे जी,
कि मेरे ज़हन के मुताबिक वो एक नालायक आदमी था। आपके ज़हन के मुताबिक? मेरे ज़हन के मुताबिक। तो खैर वो दरमियान में ये आपको तब फील हुआ जब आपके ऑफिसर ने कहा कि आप डिक्टेट करेंगे? नहीं, मुझे उससे पहले भी उसके बारे में इंप्रेशन मेरा यही था कि मतलब इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है। तो फिर उन्होंने आपको शौक दिया कि नहीं? कुछ लोगों को शौक देने की आदत होती है। नहीं, वो मैंने शौक दिया। अच्छा फिर आपने शौक दिया? अच्छा, वो हुआ क्या कि दरमियान में एक दफ़ा वो पहला पेपर दे के तो सीधे दफ्तर ही आ गए। अच्छा। तो मैंने फ्रैंकलिन से कहा कि माजिद तू PCS का इम्तहान दे रहा है? हाँ मैं बच्चू, तू देख मैं कुछ अरसे के बाद मेरी बनी तो मैंने तेरी पोस्टिंग अपने साथ करवानी एंड देन आई विल लेट यू नो कि क्या होता है और कैसे होता है। तो मैंने कहा क्या था पेपर, कहे का था? तो जनरल नॉलेज का पेपर था उस दिन, पहले उनका पहला या दूसरा पेपर था गालबन। तो मैंने कहा दिखाओ पेपर, दिखाओ पेपर। मैंने देखा, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मैंने वो पेपर देखा, मुझे सच्ची बात आप लोगों को बताऊं कि मुझे PCS के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो क्या होता है क्या नहीं होता। जस्ट मैं जैसे ऑर्डिनरी लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे था। पेपर मैंने देखा तो मेरी फीलिंग ये थी कि अगर आज मैं बग़ैर किसी तैयारी के ये वाला पेपर देने जाऊं तो शायद मैं टॉप कर लूँ। मतलब आपको वो पेपर मुझे आता था? इतना लगा, इतना आसान लगा, ना सिर्फ आता था बल्कि मेरी फीलिंग थी, ऑनेस्टली मेरी ये फीलिंग थी कि मैं तो टॉप कर सकता हूँ अगर ये आ जाए। एंड दैट वाज द पॉइंट। मैं बाय द टाइम मैं ग्रेजुएशन कर चुका था और यू नो कि PCS के लिए ग्रेजुएशन इज द बेसिक क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब ये करना है। ठीक है। उसी दिन मैंने डिसाइड किया और उसके बाद रिजल्ट क्या निकला कि माजिद साहब तो इज अ गुड फ्रेंड, अभी भी बड़े अच्छे हमारी ताल्लुकात हैं। सेटल्ड इन अमेरिका नाउअडेज। साथ साथ क्लियर भी कर रहे हैं। बाद में बाद में लड़ाई करने ना आ जाए। तो वो सेटल्ड इन अमेरिका आजकल, तो आते हैं कभी तो मिलते भी हैं। वो क्वालिफाई नहीं कर सके थे, हार्ड लक। लेकिन मैं उससे नेक्स्ट टर्म में मैंने दिया और अल्लाह ने मेहरबानी की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने उनसे कहा कि अब मैं ऑफिसर बनूंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करना है। वो तो जस्ट एक फ्रेंड मजाक में भी नहीं कहा, मजाक में भी नहीं, ऑब्वियसली वो तो दरमियान में हमारी जैसे बात चलती थी, बड़ा एक हमारा यानी कॉर्डियल रिलेशनशिप हमारी रही थ्रू आउट। तो ये यहाँ से मुझे माशाल्लाह, मतलब कि आप में जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, तो अल्लाह ताला रास्ते बना देता है, वसीले बना देता है। बिल्कुल। अगर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँ, आप माशाल्लाह से इतने यंग लग रहे हैं और काम मैंने बताया लग रहा हूँ या आप हैं आप हैं और यकीनन है बहुत कॉन्शियस है जी वो। नहीं वो असल में शाह साहब से जब आप टर्न करके मेरी तरफ आएंगी तो मैं अगर हुआ तो यंग ही लगूंगा। डोंट ट्राई टू रियलाइज डॉक्टर, मुझे रियलाइज आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा हूँ। आप बिल्कुल ये बात नहीं कर सकते। आप मतलब आप स्किन ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप खुद भी ट्रीटमेंट लेते हैं स्किन की? मैं पहले ये पूछना चाहूँगा आपसे। देखिए वो पंजाबी में कहा करते हैं कि मिस्त्री के घर की दीवार टेढ़ी होती है। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। हमारे मेडिकल में ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स आर दी वर्स्ट पेशेंट। जो मेडिकल प्रोफेशनल के लोग होते हैं ना, ये ट्रीटमेंट लेने में बहुत देर कर देते हैं क्योंकि असल में इम्यून हो जाते हैं ना। बिल्कुल। वो इनको पता होता है अच्छा यार ये नहीं, ये ऐसे ही सिंपल खांसी है और कोई बात नहीं है, खाली जुकाम है, एंटीबायोटिक कुछ भी। और जब बात बढ़ना शुरू होती है तो फिर जाके उनको पता चलता है कि हाँ यार ऐसा ही है। फिर दूसरा ये है कि डॉक्टर्स का टाइम बहुत कम होता है इन लोगों के पास। इनके पास 24 आवर्स शायद पूरे नहीं हो पाते या किस तरह का होता है। तो उस टाइम के हिसाब से जो है ना, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम देना है जितना आप अपने वर्क को दे रहे हैं। तो मोस्टली डॉक्टर्स में ये होता है कि वर्क लाइफ में फैमिली और जब जॉब का आता है ना तो वो खुद को इग्नोर करते हैं, रह जाते हैं पीछे। मैं ख़वातीन डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ और मैं उसी सेगमेंट को आज रिप्रेजेंट करूँगा। सही हो गया। अगर मैं बात करूँ, मौसम चेंज हो रहा है, स्किन पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई कम एज की लड़कियाँ हैं या ज़्यादा एज की लड़कियाँ, क्योंकि हम मेकअप भी बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाता है चिक्स पे, स्पेशली चिक्स पे, और कुछ लोगों के नेक पे भी होना शुरू हो जाता है। अगर ये मैं पूछूँगी किस वजह से होता है, और इसमें आपने मुझे डाइट का भी बताना है कि डाइट का क्या अमल दखल है इसमें। एक्नी अगर देखा जाए तो स्किन की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें से सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अगर लिया जाए तो 40% से ज़्यादा के केसेस जो है ना एक्नी के ही होते हैं। और इसमें जो बेसिक्स हैं वो तो हार्मोनल होता है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि लाइफ में हर बंदा एक्नी को फेस करता है, हाँ वो मेल हो या फीमेल हो, 90% से ज़्यादा लोग जो है ना किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में उनको आता है। टीन एजेस में ये ज़्यादा होता है।
तो मोस्टली इसमें होता क्या है कि आपके 2-3 सेगमेंट्स होते हैं, 2-3 रीजंस, फैक्टर्स कह लें आप। सबसे पहली तो वो हार्मोनल है, एज के साथ जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो उसमें एक्नी होती है। नंबर दूसरा इसमें एक बैक्टीरिया होता है, पी एक्नी के नाम से होता है। वो जो है जो आपके पोर्स हैं जब वो ब्लॉक हो जाते हैं ना, मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल लैंग्वेज रखूं ताकि हमारे ऑडियंस उनको आसानी रहे। मैं मेडिकल के टर्म्स यूज़ करके लोगों पे ये इंप्रेशन नहीं डालना चाहता कि वो डॉक्टर्स को पता नहीं क्या क्या आता है। वो बात वो है कि जो हमारे ऑडियंस को जिसका फ़ायदा हो, ठीक। तो वो पोर्स जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो जो स्क्रीशंस उनमें से आनी होती हैं वो वहीं पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे वो स्क्रीशंस इकट्ठी होती जाती हैं वो फिर पिंपल बना देती हैं, ठीक है। इसमें आप ब्लैक हेड्स कह लें, वाइट हेड्स कह लें, ये यहाँ से शुरू होता है प्रोसेस और आगे जाके ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं एक्ने की। वाइट हेड से कुछ और होता है, ये प्रोसेस शुरू होने के लिए कह लें। आगे जाके इन्होंने ही आगे जाके जैसे जैसे पोर्स ब्लॉक होते जाते हैं ना, तो अगर स्क्रीशंस बढ़ती हैं तो उस हिसाब से फिर स्किन टाइप्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, फिर आप उस पर क्या क्या यूज़ कर रही हैं, जो आप कर रहे हैं, आपके मेकअप के केमिकल्स उनमें क्या क्या है, आप सनब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकल्स हैं वो भी इसमें ऐड अप करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली फीमेल्स में, जिनकी वजह से ये ज़्यादा हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की एक रीज़न होती है, उसको देखना होता है इसमें। तो अब थोड़ा सा आगे चलें, ये रीज़न तो हो गई, इसकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जेनेटिक्स भी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं जी। आगे आपने जो बात की कि बैक पे हो जाती है, फ्रंट ऑफ द चेस्ट हो जाती है, फेस पे होती है, ये इसको हम जो है ना मुख्तलिफ स्टेजेस में लेके जाते हैं कि कौन कौन सी है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। आप ये कह लें कि बहुत कम, फिर दरमियाने दर्जे की, फिर बहुत ज़्यादा, ये 3 इसकी स्टेजेस होती हैं। जो ये स्टेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं असल में, इसी के बेस पे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम ट्रीटमेंट में आएंगे तो मैं बहुत सारे लोगों को, मैं अपने लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जब आप डॉक्टर के पास जाएँ ना, यू हैव ऑल द राइट्स, आपके पास पूरी लिबर्टीज़ हैं कि आप पूछें डॉक्टर से कि भाई मुझे मेरी डायग्नोसिस बताएं, ठीक है, मुझे ऑप्शंस दें कि इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जो आप सीवियर एक्नी में देते हैं, बिल्कुल, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शुरू ही ऊपर से करते हैं, वो जो टफ है ना, जो सीवियर एक्नी है, उसकी ट्रीटमेंट माइल्ड से शुरू कर देते हैं। इसमें एक और बड़ा फैक्टर है ट्रीटमेंट में, वो वाला सेगमेंट है, उसको भी मैं बताता चलूँ कि ट्रीटमेंट जो एक्नी की ट्रीटमेंट है, इसमें आपने ये देखना होता है कि एक तो डिजीज़ इटसेल्फ है, जो बीमारी है उसको वो किस लेवल पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। दूसरा इसमें पेशेंट का साइकोलॉजिकल लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने एनालिसिस करना होता है। अगर माइल्ड एक्नी वाला बच्चा डिप्रेशन के सीवियर स्टेज में है तो आपने उसको वही सीवियर एक्नी वाली ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। क्योंकि जो एक्नी है ये उस एज में होती है जब बच्चे खूबसूरत लगना भी पसंद करते हैं, जब उनको बुलिंग भी होती है, दूसरे बच्चे तंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। मैं अपने पेशेंट्स को, जो बच्चे आते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर कोई स्कूल में ये कहे ना कि जी ये क्या हो गया है, तो आप उनसे कहें जी आपको हुआ था या नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ ना तो जस्ट वेट, इट्स गोइंग टू बी योर टर्न, मतलब आपको भी होगा, सबको होता है। किसी को अगर कहें 2-4 पिंपल्स आ जाएंगे या ज़्यादा आ जाएंगे, डिपेंड करता है कि वो कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो शुरू में जो है ना माइल्ड की ट्रीटमेंट हम टॉपिकल, मतलब लोशंस ही देते हैं। कोशिश ये होती है कि उनको खाने के लिए नहीं दी जाए, टॉपिकल लोशंस ही दी जाए। यहाँ पे एक मैं चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि स्टेरॉइड्स का एक्नी में रोल कोई नहीं होता, ठीक है। स्टेरॉइड्स एक्नी को वर्स करते हैं, ख़राब करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो क्वैक्स हैं या जो मोस्टली बहुत सारे हमारा कल्चर कह लें या इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, फिर वो पॉलिटिकल हो जाती है, कि हमारे यहाँ जो हमारे रिक्वायर्ड डॉक्टर्स हैं ना वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट जो है ना उन लोगों ने लिया है जो कुछ हिकमत कह लें या होम्योपैथी कह लें, या जो क्वैक्स हैं जिन्होंने सिर्फ डॉक्टर्स के साथ थोड़ी देर बैठे और देख लिया कि हाँ डॉक्टर ने उसको स्किन पे जो है ना वो दाना निकला हुआ था तो डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट लिख दी, बिल्कुल। अब अगर किसी को अर्टिकेरिया आप एलर्जी कह लें, अब एलर्जी की जो ट्रीटमेंट है ना, या तो एंटी एलर्जी देते हैं या हम स्टेरॉइड्स की क्रीम दे देते हैं, हाँ, वो उससे ठीक भी हो जाती है क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट ही यही है। लेकिन एक्नी, वो दाना देखने में
डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये एक्नी का है या आर्टिकेरिया का ये है। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगी, जब आप एक्नी को ट्रीटमेंट लेने के लिए कोई आपके पास आता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो पहले कोई टेस्ट करवाए जाते हैं या स्किन को देख के आइडिया हो जाता है कि हाँ ठीक है इस पर ये क्रीम यूज़, क्योंकि अगर स्किन डॉक्टर के पास जाए ना तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे देते हैं, ये लोशन आपने सोने से पहले लगाना है, ये बाद में लगाना है, ये वॉश करके लगाना है, ये बाहर जाते हुए लगाना है, तो मुझे लगता है उससे आप ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है स्किन। जी, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी राय दे रही हूँ। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। That's सर very अब ये important. कैसे सिलेक्ट किया जाएगा कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा नहीं है? अगर आपको आपस की बात बताऊँ ना, तो हम लोग जब डॉक्टर्स आपस में बैठे हुए होते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि यार ये आपकी लक है कि आपको अच्छा डॉक्टर मिले कि नहीं मिले। बिल्कुल। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कौन सा डॉक्टर कैसा है और कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। आपको पता है, बुरा तो नहीं कहें, मतलब कॉम्पिटेंट कह लें आप दूसरे वर्ड में। तो मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था, तो वहाँ पे 2 यूरोलॉजिस्ट थे जी। तो एक यूरोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं कि वो इंतहा के झूठ बोलने की हद तक अच्छा डॉक्टर था, और दूसरा उतना ही बुरा था झूठ बोलने की हद तक। अब मरीज़ जो है ना, वो किसी ने बात करनी, हाँ जी फलां हॉस्पिटल में जाओ यार, उधर का यूरोलॉजिस्ट बहुत अच्छा है। अब जो उसके नाम पे आ जाएंगे वो तो अच्छे डॉक्टर के पास चले गए। ठीक है। अब एक बंदा इमरजेंसी में आता है, इमरजेंसी में हमारा प्रोसेस ही होता है कि कुछ लोग ऑन कॉल होते हैं। अब इमरजेंसी वाले दिन जो बंदा आएगा वो उसने उसी के पास जाना है। अब वो जब उस इमरजेंसी दूसरी वाले के दिन पे आ जाता था, हम खुद हंस रहे होते थे, यार आज ये फंस गया है। आया तो बेचारा उसके लिए था लेकिन फंस इधर गया। ठीक है, वो केसेस कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं। ये मतलब हर जगह पे होता है, आप सारे डिपार्टमेंट, लेकिन ना 5 उंगलियां बराबर होती हैं, ना सारे ह्यूमन बीइंग्स बराबर होते हैं। डॉक्टर्स भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अगर कभी खुद से फ्लू वगैरह हो जाए ना, तो लोग मुझे पूछते हैं, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शेख साहब, वो आप ही की उम्र के, तो वो मुझे फ़ोन करके, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं यार, आप कैसे बीमार हो गए? मैंने कहा यार कल आपने खुद ही तो कहा था बंदा बन। जब हम इंसान बनते हैं तो फिर बीमार हो जाते हैं। तो ये भी वही उसी लॉट से आते हैं, उसी कम्युनिटी से आते हैं जो हमारा एक टोटल कल्चर है, उसी में से आते हैं। फिर अब जब नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो ट्रेनिंग की बात होगी, तो उसमें मैं यही बात करना चाह रहा था शाह साहब से भी कि ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेनिंग आप डॉक्टर तो बना देते हैं, आप एक बिजनेसमैन तो बना देते हैं, क्या आपने उसको एक इंसान भी बनाया है? उसको ह्यूमन बीइंग बनाया है? बिल्कुल। उसको क्या वही दर्द होती है एक पेशेंट को देख के जो उसे अपने बच्चे को या अपने आप को वहाँ पे देख के होगी? अगर ऐसा हो जाए ना, तो बिलीव यू मी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको एक डॉक्टर 8 से 10 मेडिसिन दे दें। मेरे एक प्रोफेसर थे, अभी भी बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, वो कहा करते हैं कि यार जितना डॉक्टर बड़ा होता जाता है ना, उतना उसका प्रिस्क्रिप्शन छोटा होता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सर्जन जो हैं वो कहा करते हैं जी कि जो अच्छा डॉक्टर है उसको पता है कि कब काटना है, कहाँ काटना है। जो बेस्ट डॉक्टर है ना, बेस्ट सर्जन है, ही नोज़ कि व्हेन नॉट टू कट। उसे ये पता है कि कब नहीं काटना, कब सर्जरी नहीं करनी। बिल्कुल। तो अब वो वाला जो लेवल है ना, उस लेवल पे अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर्स को नहीं लेके जा पा रहे। हाँ, वो आप मेडिकल के एलोपैथी के डॉक्टर्स कर ले या होम्योपैथी के कर ले। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि डॉक्टर का इंतखाब करना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब जितनी आपने मुझे बताया, मैं मुश्किल में आ गई हूँ कि अच्छा मतलब कैसे रिसर्च करनी पड़ेगी हमें पहले डॉक्टर कितना जी अच्छा बिल्कुल, आप उसकी प्रोफाइल पढ़ें, देखें कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, क्योंकि क्वालिफिकेशंस बड़ा मैटर करती हैं। जब आप जाते हैं ना किसी भी क्वालिफिकेशन के लिए, तो आप ना चाहते हुए भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ जाता है। ठीक है। जब आप सीखते हैं तो वो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जिसमें आप ना सिर्फ आपका टेक्निकल एजुकेशन को लेते हैं, साथ साथ आपकी एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट भी आती है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर दूसरा ये आप देखें कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अगर डॉक्टर आपको टाइम देता है, आपसे बात करता है, आपको आपकी डायग्नोज, मतलब मैं अपने पेशेंट्स को मेडिसिन लिखने से पहले बताता हूँ कि जी आपकी ये डायग्नोसिस है, आपकी ये डिजीज़ है, इस डिजीज़ को मैं ट्रीट करने जा रहा हूँ। अगर आपको डॉक्टर ये नहीं बता रहा कि आपको बीमारी क्या है, या आपको ये नहीं बता रहा कि मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, इसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं,
ना डॉक्टर ज़रूरी समझता है हमें बताना कि आपको क्या लिख के दिया है और क्यों लिख के दिया है, कि वजूहात क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे इसको हल किया जाएगा। ना हम ज़रूरी समझते हैं ये पूछना, क्योंकि हमें डर लग रहा होता है कि डॉक्टर साहब से पूछेंगे, सवाल करेंगे, वो कहेंगे डॉक्टर आप हैं या मैं। अक्सर ऐसा होता अक्सर है। बोल देते हैं। हाँ जी, अगर कोई बंदा आपको ऐसा बोल रहा है ना तो दोबारा नहीं जाए। उसकी रीज़न ये है कि देखें आप पे उसको करके खुद जा नहीं रहे पता। हैं। नहीं पता हो सकता है, पता हो, मुमकिन है पता हो। मैं मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा जो है ना पॉजिटिव साइड पे ही लूँ। मुमकिन है पता हो। मैंने शुरू में यही बात की थी कि उसको ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। अगर वो अच्छा इंसान है ना तो वो सही। डेफिनेटली अच्छा डॉक्टर होगा। मैंने ये डॉक्टर बात- मैं अगर ऐड करूं जी। कि डॉक्टर की अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन करके आधी बीमारी को आधे पहले मरीज को खत्म ठीक कर दें। सकते बिल्कुल हैं। ऐसा कर उसके सकते हैं। रवैये से, उसके बिल्कुल। एटीट्यूड से। बिल्कुल ऐसा सर, है। मेरे रवैये की बात- जानने वाले थे तो ये थोड़े से दिनों जी, की जी। बात है, तो वो डॉक्टर के पास गया। अब वो डॉक्टर नहीं था उधर, वो छोटे लेवल का था। तो कहता तुसी ते फारग हो गए जे, ते तुसी ना फारग हो गए जे तुसी। हाँ, उनकी एज ज़्यादा थी। नहीं, वो तो उन्होंने ये अब कहा, जैसे ही मुझसे मुझे फारिग पता हो चला गए। ना, मैंने कहा इस बंदे, मुझे फ़ोन पे बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। मैंने कहा नहीं, उसको पूछना चाहिए। मैंने कहा मैंने जाना और उसकी बेइज्जती करनी है। मैंने जी। कहते नहीं आप नहीं जाओ, कि वो गाँव में बैठे हुए हैं सारे बिल्कुल। ऐसे। नहीं, मैं वो आपको- डॉक्टर बड़ा अच्छा है, बंदा मैं- बड़ा अच्छा है। बंदा बंदा बहुत ऐसे अच्छा है। क्यों बोला कि फारिग हो गया ना। मैं अगर आपको बता देखें रही इस तरह हूँ। से बोल रहे हैं तो फिर तमीज़ वो ही नहीं है, ऐसे साथ कि- ये कहना कि हाँ। बंदा भी बड़ा अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बंदे इकट्ठी अच्छे हो होने से कोई सकती हैं। फर्क नहीं पड़ता जब देखिए, तक सबसे अगले बंदे को जब बीमारी आप ठीक डॉक्टर नहीं कर पा आपको रहे। बताता है ना कि आप ठीक हो जाओ, कोई मसला नहीं है, तो उधर बिल्कुल। आधी बीमारी उस बंदे की उधर ही दूर हो जाती है। जी बिल्कुल। हमें अभी स्टूडियो में ज्वाइन किया है, मॉडल हैं जी, एक्ट्रेस भी हैं, फरीहा भट्टी ने। वेलकम फरीहा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आज ही हम बात करें, स्किन की भी बात करें, आपके लिए भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि मॉडल हैं आप भी हमारी तरह बहुत मेकअप वेयर कर रहे होते हैं, तो आपके लिए भी फ़ायदा होने वाला है। मैं डॉक्टर की रवैये की बात पे अगर आपसे बात करूं तो मेरे घर के करीब एक क्लिनिक है, मुझे बुखार हो गया। सर सुनिएगा, तो मैं उनके पास गई तो अपनी तरफ से मैंने पूछ लिया कि सर आपने ये जो मेडिसिन लिख के दी है ये 3 दिन खानी है, मुझे नहीं लगता मैं इतना बीमार हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ देखा तो देखेगा तुम्हारी एज कितनी है? मैंने बताई। कहते इतना मेरा एक्सपीरियंस है और 1 करोड़ लगा के मेरे माँ बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया और तुम मुझसे पूछोगे कि मैं क्या खा रही हूँ। और आई वाज लाइक यूँ, और मैंने बड़ी इंसल्ट फील की क्योंकि 3-4 पेशेंट और भी बैठे हुए थे, वो हंस रहे थे मेरे पे, तो मैं चुप करके आ गई। तो मैंने इसलिए पूछा कि रवैये बड़े मैटर करते हैं। तो डॉक्टर साहब 4 लोगों के सामने आपको देख रहे हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, पेशेंट की प्राइवेसी सर आपके यहाँ कैसा होता है मैं पूछना चाहूँगी। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि आपको प्रॉपर कंसल्टेशन रूम मिलता है, ठीक है। जिसमें पेशेंट होता है, पेशेंट से पूछा जाता है कि फी उसकी इतनी थी? नहीं प्रॉपर अगर एक फी की मैं बात नहीं कर रहा। जी। ठीक है, वो जो है ना, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA किया होता है, बिजनेस का मुझे अच्छे से आइडिया है कि बिजनेस क्या होता है, कहाँ से जनरेट होता है, कैसे। लेकिन मैं हमेशा, मुझे याद है हमारे टीचर थे, जब हम फर्स्ट डे मेडिकल स्कूल में गए ना, तो उन्होंने कहा कि यार बेटा देखो, यू पीपल आर द सिलेक्टेड वन, आप चूजन पीपल हो, आपको सिलेक्ट किया गया है। अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपने जन्नत और दुआएं लेनी है या आपने जहन्नम और गालियाँ लेनी है। जो पैसा है ना वो आपके पास आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। मैं उनकी बात को हमेशा थोड़ा आगे, जब भी मैं ये बात करता हूँ मैं आगे लेके जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें ये कह दिया गया है कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है ना, वो अपना रिस्क लेके आता है। वो रिस्क आपने बढ़ा नहीं सकना, ठीक है, ना ही वो कोई काम कर सकता है। कोई भी हो दुनिया में, किसी भी प्रेसिडेंट से लेके नायब कासिद तक, सारे अगर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं ना, आपके रिस्क को वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक है। तो उनकी बात ये थी कि आपने, अब ये आपने चूज़ करना है, यहाँ तक आप चूज़ हो गए हैं, आगे आपने चूज़ करना है कि आपने लोगों की खिदमत करके जन्नत और दुआएं लेनी है, या आपने लोगों के साथ ये वाला एटीट्यूड जो आप कह रही हैं करके तो बददुआएं और जहन्नम की तरफ जाना है। तो वापस आते हैं उस बात पे कि हमारे यहाँ होता ये है कि इवन अब अगर एक फ़ीमेल पेशेंट आती है ना और उसका हस्बैंड उसके साथ है, फीमेल पेशेंट की कंसेंट के बगैर उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं बैठता, नहीं हो सकता। ठीक है। 4 लोगों दूसरे मरीज़ों का बैठना तो दूर की बात है, ठीक है। आप हमारे जो कंसल्टेशन रूम्स होते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं, अगर उसकी बात बाहर नहीं जाती। वेरी नाइस। ठीक है। जो हमारे नर्सेज हैं या पैरामेडिकल से, मतलब अब जब आप फीमेल पेशेंट को देखते हैं तो आपको एक नर्स रखना बाय लॉ ज़रूरी है। यहाँ का मुझे नहीं आइडिया कि यहाँ पे क्या होता है। आप फीमेल पेशेंट को नर्स की गैर मौजूदगी में नहीं देख सकते, ठीक है। आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स,
उसके हस्बैंड से डिस्कस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू हैव द रिटन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट। अगर पेशेंट ये कहे कि हाँ जी आप मेरी रिपोर्ट्स मेरे भाई को, मेरी बहन को या फलां को दिखा दें या डिस्कस कर लें, देन अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और ये मेडिकल के बेसिक एथिक्स में से है। यहाँ पे भी यही, मैं तो यही मतलब खुशगुमानी के चक्कर में मैं तो कहूँगा ऐसा ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये तो डॉक्टर्स को तो ये पता है, लेकिन पेशेंट्स को अपने राइट्स का पता नहीं है। एग्जैक्टली। लोगों को इवन ये जो आप बता रहे हैं, आप हैरान होंगे कि मैं खुद एडिक्शन सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पे मैं काम कर चुका हूँ। ऑनेस्टली ये वाला पहलू जो है ये मुझे भी नहीं पता था, मैं भी इन्हीं से सुन रही हूँ। ना ये हमारे बेसिक्स जो है ना मेडिकल के बेसिक एथिक्स और लॉज में होता है। अगर आप इनके अगेंस्ट जाते हैं और कोई बंदा आपको लॉ सूट करता है ना, कोर्ट में ले जाता है, तो आपको उसकी डैमेजेस पे करनी पड़ती हैं। वेरी नाइस, ठीक है। वहाँ पे इवन वो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। यहाँ का तो मैं वो क्या करें, हम हमारा अपना मुल्क है, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हम सबसे अच्छे हैं, पाकिस्तान सबसे अच्छा है। लेकिन परमिशन से एक छोटी सी बात कहूँ, वो ये कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ये बात मैं करने लगा हूँ कि जो बात अभी डॉक्टर साहब ने बताई है उसके सिलसिले में उससे अगली बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में या कम से कम हमारे पंजाब में कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स का जो रोल जो है वो ये है कि जहाँ भी किसी तरह की वायोलेशन हो रही है, अगर उनको रिपोर्ट की जाए और उनको सू किया जाए तो बाकायदा उसके डैमेजेस दिलवाते हैं। लेकिन सर आम लोगों को पता नहीं है ना, अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे अभी तक ये नहीं पता था, आपको नहीं पता था। बिल्कुल। फरीहा, अगर आपसे बात करें तो कब आपने अपने करियर का आगाज़ किया, कहाँ से स्टार्ट लिया आपने? 6 मंथ तकरीबन हो गए। 6 मंथ हो गए। तो फरीहा को कब लगा कि फरीहा को मॉडलिंग करनी चाहिए? फरीहा को लोगों को देख के शौक, दूसरों को देख के शौक हुआ। तो फरीहा ने जब स्टार्ट लेना था या घर से परमिशन ली, अम्मी अब्बा ने अलाउ कर दिया फरीहा को? कर दिया, बिल्कुल। उनसे परमिशन इजीली मान गए थे। बिल्कुल, वेरी नाइस। मतलब बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। तो कैसा जा रहा है आपका काम? आप खुश हैं अपने डिपार्टमेंट में? क्योंकि आज हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की भी बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है सर। क्योंकि सेहत की बात हो रही थी, डॉक्टर्स की बात हो रही थी, तो आपने माशाल्लाह से हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काफ़ी काम किया है। डॉक्टर्स के रवैये पे बात हो रही थी, तो आजकल पहले समझा जाता था खिदमत खल्क है और बड़ा एक डॉक्टर का एक बड़ा मुकाम होता था, अभी भी है। तो आजकल हम डॉक्टर्स को ज़्यादातर सड़कों पे देखते हैं प्रोटेस्ट करते हुए, आपने अपनी एमरजेंसी को बंद कर देते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो सेहत का मयार है वो कहाँ जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स किस राह पे निकल गए? अगर मैं ये पूछूं आपसे तो आप क्या कहेंगे? असल में ना यहाँ बड़ा ये आपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट छेड़ लिया। हमारे यहाँ इनफैक्ट 2 तरह के तस्वुरात पाए जाते हैं। ठीक है। एक तस्वुर तो ये है कि ये प्योरली खिदमत का एक शोबा है जिसके लिए, और वो जो खिदमत करने वाला है ना उसको भूख लगती है, ना उसको घर चाहिए है, ना उसे कोई और चाहिए चीज़ होगी, बस वो अपने, या दूसरी सूरत उसकी है कि पहले से इतना एफ्लुएंट हो कि जिसको मतलब मजीद कोई अर्निंग की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बात असल में। और दूसरा इसका पहलू ये है कि हाँ, इतने एक जैसे अभी आपने बताया कि मैं 1 करोड़ रुपया लगा के मैं डॉक्टर बनाऊँ, तो वाई शुडंट कि मैं उसको रिट्रीव बैक ना करूँ या अर्निंग ना करूँ। असल में ये दोनों नज़रिए मैं समझता हूँ कि अगर इनको डवटेल कर लिया जाए तो शायद बात थोड़ी सी बेहतर हो जाए। जी, ये हकीकत है अपनी जगह पे कि डॉक्टर जो बनता है, मेरी अपनी एक नीस है जो मेरी बहू भी बन चुकी है माशाल्लाह, तो शी इज़ अ डॉक्टर, मेरे पास ही रही। तो उसने मतलब जब जितना रास्ता वो पढ़ती रही तो मेरा सर खाती रही, बाकायदा सर खाती रही। अंकल आज ये हो गया, अंकल इतना पढ़ना पड़ गया, ये हो गया, ये हो गया, रो धो के। और कोई शक नहीं इसके अंदर कि इस वक्त जितनी भी पढ़ाई है, जितना टफ ये वाला काम है, शायद कोई दूसरा इस वक्त शुभ ऐसा नहीं है। तो इतना कुछ करके उसके बाद आके उनको जितनी बुरी हम कंडीशंस देते हैं, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा उसको रिव्यू होना चाहिए, उसको रिविजिट करना चाहिए कि इतना कुछ करने के बाद एक बच्चा जो डॉक्टर बन जाता है तो उसको उसका ये हक है कि उसको कम से कम बिफिटिंग मैनर में जितना रिक्वायर्ड है उतना तो कम से कम उसको फैसिलिटीज़ दी जाए। ठीक है। इसके साथ साथ अगली बात वो मैंने जो एक और चीज़ नोट की वो ये है कि वो कंपेयर करते हैं अपने आप को बाकी लोगों के साथ, बाकी सर्विसेज के साथ। कि मिसाल के तौर पे मैं ग्रेजुएशन, तालिबात में भी कंपैरिजन चल रहा होता है। मैं मिसाल के तौर पे ग्रेजुएशन करके ग्रेड 17 में आ गया जी, डॉक्टर है MBBS करके ग्रेड 17 में आया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की सीट पे क्योंकि बैठा हूँ, मैं डॉक्टर को पोस्टिंग भी कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र भी कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी कर रहा हूँ। तो लामहला उनके दिल में ये बात आती है कि हम तो हैं तो सुपीरियर उनसे, कोई इसमें डाउट भी नहीं है इन द सेंस कि एजुकेशन वाइज, ट्रेनिंग वाइज वो उससे बेहतर है।
तो वो एक इस तरह की जो महरूमियाँ हैं जो है ना, वो उनको इस तरह करके लेके आती हैं। अच्छा, इससे पहले जो मामला था, मैंने इसको डीप एनालिसिस किया। इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त ये मामला YDA का जो मामला जो हमारा चल रहा है ना, बाय दैट टाइम आई वाज देयर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो मैं उन लोगों से मिलता भी रहा हूँ, हमारे अच्छे दोस्त हैं, कुलीग हैं। जाहिर सी बात है, जब उनके मसलों को हल करना है तो आपने उनकी बात भी सुनी, तो उनकी बात सुन के तो उनकी बातों के अंदर वज़न इस तरह नज़र आता था कि वो जब कंपेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ तो अच्छा, उसके अंदर लेकिन एक फैक्टर डॉक्टर साहब और ऐड हो गया, आप मुझे बेयर करेंगे। वो ये है कि इससे पहले हमारा जो मेडिकल एजुकेशन थी ये टोटली पब्लिक सेक्टर में थी जी। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि रिसोर्सेज चाहिए इसके लिए बहुत सारे, तो मजीद मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए गवर्नमेंट के पास ज़ाहिर है, जो हमेशा से हमारा एक कोरोना चला रहा है गवर्नमेंट का, वो वही रहा, तो उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इजाज़त दी गई। फिर एक और एवेन्यू ओपन किया गया कि चाइना से करके आ जाएँ या किसी दूसरे मुल्क से करके आ जाएँ, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग जो कि पैसे की गेम है। मैं आपकी बात यहाँ पे मैं छोटा सा अगर दे रहा हूँ, मैं एक पॉइंट जो इसकी तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ। इससे पहले जो ये वाले मुतालबात या इस तरह की बात नहीं आती थी, और अभी आपने मेरी बात की पहले, इससे पहले उसको सपोर्ट किया था। आपने कहा कि आपके पहले दिन आपके टीचर ने जो आपको बताया कि आपके पास ये 2 रास्ते हैं। मकसद ये कि हमारे पब्लिक सेक्टर में जो उस्ताद का और शागिर्द का एक रिलेशनशिप है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और वो उनकी इज्जत के लिए उनके उस हवाले से बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर बर्दाश्त करके चले आ रहे थे। बिल्कुल। यहाँ अब ये जो लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, पहली बात तो यह है कि कोई शक नहीं कि उनके माँ बाप अपना पेट काट के बड़ा पैसा बिल्कुल ऐसे नहीं है, और वो ऐसे नहीं आसमान से तो नहीं आ जाता ना, नॉर्मल स्टूडेंट से भी ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, ज़्यादा पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक लाशौरी तौर पे ये वाली बात होती है कि भाई इतना पैसा खर्च हुआ है, अब रिटर्न भी तो करना है हमने अपने बाप। बिल्कुल। या बाहर से अगर पढ़ के आ रहे हैं तो वहाँ तो ये एक चीज़ बिल्कुल एलिमिनेट होती है ना, कि वो जो उस्ताद शागिर्द के रिश्ते वाली, कि कल को कहेगा ये फलां डॉक्टर का शागिर्द था, उसने देखो ये वो प्राइवेट सेक्टर में हमेशा ही वो ख़त्म इसलिए हो जाता है कि जब आप देते हैं ना पे करके, आप डॉक्टर को पे करके दिखाने जाते हैं ना, तो यू फील कि हाँ जी मैंने अब इनका टाइम ख़रीदा हुआ है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हैं। आपकी जो बात जिसमें मैं ये ऐड करना चाहता था, मैं हमेशा बात करता हूँ जो मतलब हॉस्पिटल्स में जो VCs और इस लेवल के लोग हैं उनसे, कि असल में हम लोग अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते, हम काम नहीं करना चाहते। अब रिसोर्सेज हमारी गवर्नमेंट के पास हैं, सब कुछ है। देखिए एक मेडिकल कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग आप देखें, उसके बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वो यूज़ होता है दिन में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। बिल्कुल। 2 बजे के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, आप क्यों नहीं इवनिंग क्लासेस शुरू करते? वही जो प्राइवेट में बच्चे जा रहे हैं ना, अब उन्हीं को इवनिंग क्लासेस दें, और वही जो प्रोफेसर मॉर्निंग में है ना, अब एक प्रोफेसर जब सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहता है ना, तो उसमें मैक्सिमम हफ्ते में उसकी 2 या 3 क्लासेस होती हैं। इसी तरह से 2 या 3 राउंड्स होते हैं जो उसने हॉस्पिटल में बच्चों को सिखाना होता है। तो उन्हीं प्रोफेसर्स को आप पे करें, जो प्राइवेट वालों को पे हो रहा है ना, उन्हीं को आप पे करें, और उनसे कहें कि हम इवनिंग क्लासेस बच्चों को ले रहे हैं प्राइवेटली, सेल्फ पेड पे, और वो वाली जो सीट्स है ना आप प्राइवेट से सस्ती भी दें, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास सब कुछ है, आपको कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं आप करते? इसलिए कि हमारी प्राइवेट प्रैक्टिसेस प्रॉब्लम होती हैं। इसी तरह से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्रेटरीट के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि शाम में जो है वो मैनेजमेंट चल रहा हो और हमें उसमें भी देखना हो, करना हो। असल में हम डाल देते हैं दूसरों पे। प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, उनको आप अप टू मैक्सिमम यूज़ करके ना फिर दूसरी तरफ जाएं। ऐसा होता नहीं है। और जब जो गवर्नमेंट स्कूल्स के डॉक्टर्स पढ़े हुए हैं, उनको आप देखिएगा कि उनमें वो सेंस नहीं होती जो प्राइवेट में होती है। क्योंकि मैंने जब मेडिकल किया था तो 1 साल की हम लोग फीस पता कितनी दिया करते हैं? गवर्नमेंट से किया हुआ है। 1 साल की 3660 रुपये फीस थी, 1 साल की। वो भी हमें चुभती थी कि यार इतने पैसे दे रहे हैं, ऊपर से पढ़ भी रहे हैं। सही बात है, पैसे दे के पढ़ रहे हैं। तो अभी जो है ना वो मिलियंस में फीस जाती है। इसके अलावा डोनेशंस अलग से हैं। मैं प्राइवेट मेडिकल स्कूल्स के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक ये प्राइवेट वाले नहीं आएंगे ना, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ही नहीं सकते। ठीक है। फिर दूसरा जो फैक्टर है ना, हम जैसे लोग जो जैसे ये MBBS किया, किसी ने प्लैब किया है, किसी ने USMLE किया है, किसी ने कोई एग्जाम पास किया और बाहर चले गए हैं, ठीक है, वो मैं जो आपको पहले बता रहा था कि US और UK की जो बैकबोन्स है ना हेल्थ सिस्टम की, वो पाकिस्तान और एशियन कह लें आप, ठीक है, क्या वो अपने मुल्क में। और फिर एक मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो लोग वहाँ पे बहुत अच्छे हैं वो यहाँ पे आके इस रंग में क्यों रंग जाते हैं।
उलझ सर, इस जाते बारे हैं। में बिल्कुल मैं आपकी राय ये लूँगी। बड़ा- मैं अब चाहूँगी कि गुफ्तगू सीरियस भी होती जा रही है और मैं चाहूँगी ईमान फातिमा आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें अपना खूबसूरत गाना सुनाइए। जी ज़रूर। गवर्नमेंट की बात करेंगे मैं फ़ौरन चेंज कर दूँगी मुझे छला बेरी दूरे ओए वतन माहिदा दूरे ओ जाना पहली पूरे ओ गल सुन चलिया ढोला ते मुकाना ओला छलनो नो देवे छलनो नो देवे छलनो नो देवे ओए पुत्र मिठड़े देवे ओए अल्लाह सबनू देवे ओए छला चीची पाया दुनिया तन ने पराया ਜਾਂਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਡਾ ਮਾਣ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਡਾ ਮਾਣ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਫੇਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਡਾ ਮਾਣ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਡਾ ਮਾਣ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਛੱਲ ਪਾਇਆ ਏ ਗਹਿਣੇ ਛੱਲ ਪਾਇਆ ਏ ਗਹਿਣੇ ਛੱਲ ਪਾਇਆ ਏ ਗਹਿਣੇ ਓਏ ਸਦਾ ਮਾਪੇ ਨੀ ਰਹਿਣੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਜਿੰਦੜੀ ਨਸੈਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਛਲਾਈ ਕੋ ਕਮਾਈ ਛਲਾਈ ਕੋ ਕਮਾਈ ਛਲਾਈ ਕੋ ਕਮਾਈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਾਈ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਕੇ ਜੁਦਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲਿਆ ਤਾਰਾ ਵੀਰਾ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ छला बेरी दूरे ओए वतन माहिदा दूरे ओ जाना पहली पूरे ओ गल सुन चलिया ढोला ते मुकाना ओला वेरी नाइस जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। मेरे मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, कुछ तल्ख बातें भी हो रही हैं डॉक्टर्स को लेके और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी हो रही हैं। और मैं अगर फ़रीहा से बात करूं, फ़रीहा आप नए प्रोजेक्ट्स के बारे में अपना बताएंगी, किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं अब जी आप? जी मेरी मूवी आ रही है। अच्छा, आप जी माशाल्लाह आप एक्ट्रेस भी हैं। जी जी ठीक हो गया। मूवी आ रही है मेरी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह इसी वीक में तो उसकी शूटिंग कंप्लीट जी हो चुकी कंप्लीट हो, साउंड रह गया इंशाल्लाह इस वीक पे करेंगे हम। साउंड ठीक हो गया। कंप्लीट हो जाएंगे, मूवी आ जाएगी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस बहुत आपका मूवी का? ज़बरदस्त अच्छा रहा।
मॉडलिंग से मूवी में आ जाना जी, है कि बिल्कुल। कैसी जर्नी रही आपकी? बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त, आपने जी, एंजॉय बिल्कुल। किया? जी, एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। बहुत ज़्यादा सीखने को मिला आपको? जी जी, बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। मूवी में अगर आप थोड़े से अपने कुलीग्स के बारे में बताएं, जो आपके को स्टार थे वो कैसे थे, सीनियर्स थे, बहुत क्या सीखा ज़बरदस्त आपने था। उनसे? बिल्कुल, हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद ही हैं, सोनू भट्टी साहब और मैं, हम खुद ही हैं। हम आप प्रोड्यूसर भी हैं? प्रोड्यूसर डायरेक्टर, माशाल्लाह। हम खुद अपनी मूवी तैयार कर रहे हैं। सही हो गया। हाँ। तो कब तक रिलीज हो ये जाएगी वो? इंशाल्लाह इस एंड पे, इस वीक पे इंशाल्लाह। इस वीकेंड पे हाँ हो जी, जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला। चलिए जी, हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। अगर आपने मूवी बनाई है आपकी बेस्ट विशेस चाहिए सब। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी जी, दे। जी, thank you। ईमान फातिमा आपकी तरफ आएंगे। अभी इंतजार कर रही थी आपका। ईमान फातिमा कैसी हैं आप? इतना खूबसूरत गाना गा रही थी आप, आज प्यारी भी बहुत लग रही हैं आप, मैं वैसे हर दफा प्यारी लगती है ना? और ईमान फातिमा हर बार डिफरेंट भी लग रही होती है, बिल्कुल। स्टाइल बड़ा डिफरेंट मेरे होता है। घर वाले भी बोलते हैं कि ईमान अच्छा तुम नहीं हो। मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ। घर वाले कहते हैं यार तुम क्या चेंज जब भी आपको देखो डिफरेंट लुक। तो मैंने एक दफ़ा बीच में पग पहननी शुरू कर दी थी। अच्छा, हाँ, तो सूफ़ी कलाम ज़्यादा मैं पढ़ती थी, तो इस वजह से फिर मैंने पग पहनना शुरू कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा वो चेंज कर दिया क्योंकि आजकल तो song rock star वाली look है हाँ, माशाल्लाह कुछ से। सॉन्ग इस तरह के आगे फिर जिस तरह के सॉन्ग हों फिर वैसी लुक आपकी आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो कॉन्शियस हैं आप अपनी ड्रेसिंग को लेके? मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ इस चीज़ से कि मुझे अगर मॉर्निंग में कहीं जाना है या तो सबसे पहले मैंने रात को ही अपनी ड्रेसिंग के मैंने ये पहनना है, ये इसके साथ ज्वेलरी होगी, ये शूज़ होंगे। ईमान हर फातिमा चीज़। कितना टाइम लगता है आपको डिसाइड करने में? डिसाइड क्योंकि मैं अब जितने भी मेरे प्रोग्राम होते हैं कि मुझे पहले से पता होता है कि फ़लान दिन मेरा कोई शो है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लगता, मैं पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ कि मैं ये पहनूंगी। 3-4 मैं ड्रेस रख लेती हूँ सही साइड हो पे क्या? कि ये प्रोग्राम होगा तो मैं ये पहनूंगी, ये होगा तो मैं ये पहनूंगी। जी। कॉन्सर्ट के लिए अलग से, शोज़ के लिए अलग से। माशाल्लाह। तो ईमान फातिमा आपने माशाल्लाह पाकिस्तान के अलावा भी बहुत से ममालिक में परफॉर्म किया, जी। तो कोई एक ऐसा मुल्क जिसमें आप, पाकिस्तान में तो बहुत मज़ा आता होगा क्योंकि अपने लोग होते हैं, कोई ऐसा मुल्क जहाँ पे परफॉर्म करके बड़ा अच्छा लगा हो? देखिए मैं जिधर भी गई हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे साउथ कोरिया मैं गवर्नमेंट की तरफ से गई थी ठीक और है। 30 कंट्रीज़ आई हुई थी वहाँ पे। तो सब और 30 कंट्रीज़ के साथ साथ 30 कंट्रीज़ के सिंगर भी आए हुए थे। ठीक है, अपनी जब- कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे जी, थे वो? बिल्कुल। ठीक है। तो जब मैं पाकिस्तान से गई हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा परफॉर्मेंस करके कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से आई हूँ। बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिधर भी हम लोग चले गए Audience का क्या- जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी मेरे में एनर्जी ज़्यादा होगी, उतना मुझे मज़ा ज़्यादा आएगा। अच्छा, माशाल्लाह आप लाइव भी गाती, 3-3 बिल्कुल। 4-4 घंटे आप जी, गा बिल्कुल, लेते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो 3-4 घंटे गा लेना, लाइव हाँ जी। परफॉर्मेंस दे देना, ज़्यादातर सिंगर नहीं कॉन्सर्ट में लाइव गाते, जी। तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रयास करती हैं? बिल्कुल, मैं डेली करती हूँ। डेली मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक स्टूडियो चली जाती हूँ। फिर मैं रात मॉर्निंग, को- अर्ली मॉर्निंग? नहीं, नाइट अच्छा, में। अच्छा, ठीक क्योंकि है, हमारा evening। काम ही नाइट का है। सही हो गया। तो कभी 6:30, कभी 7 बजे तक जाती हूँ। फिर मैं रात को 10:30, 11, 12, कब जब रिकॉर्डिंग हो फिर सुबह के 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं। इस तरह की टाइमिंग होती है। सही हो गया। लेकिन इसमें बहुत मज़ा भी आता है, हम सब मिलके एंजॉय भी करते हैं, खाना पीना भी होता है और फन खाने की शौकीन है ईमान फातिमा? मैं खाने पीने की शौकीन हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं हूँ। दूसरों को खिलाने की बहुत शौकीन हूँ। जो मिलजुल के खाना उसका एक अपना मज़ा होता है, अकेले नहीं मैं खा सकती। सही हो गया। तो ईमान फातिमा खाने की शौकीन है, बनाना भी आता है? घर में खाना भी हाँ बनाती? जी, सब खाने बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बड़ी दफ़ा खिलाए भी हैं काफ़ी लोगों को करेले गोश्त, क्योंकि जो मेरी फील्ड है उसमें करेले गोश्त बहुत लोग लाइक करते हैं इस चीज़ तो आप को ना। बहुत अच्छे से तो मैं ज़बरदस्त। बहुत अच्छे वैसे आपको खिलाऊंगी फिर आप मुझे बताना। और मैं खुद ही अपनी तारीफ करी जाऊँ। बिल्कुल, सही ठीक कह है। रही हूँ ना मैं। आप मुझे इनवाइट करेंगे तो देखिए मेरे आप पास सबको। मेरे पास तो अथॉरिटी है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप करेले गोश्त खाएंगे तो आपको एक्नी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे लोग होते हैं जिनको आप इनवाइट ना करें वो बिल्कुल अगले के खाने बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स के पास ये राइट होता है कि आप
पेशेंट को बता सकते हैं आपने ये कुछ भी नहीं खाना, नहीं, वैसे मैं जो है ना वो ये बताने वाला डॉक्टर हूँ कि आपने ये खाना है, ये खाना है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बाकी जो है वो रह जाता है जो नहीं खाएं। सही हो गया। अगर हम आपसे बात कर रहे थे छाइयों के बारे में, तो मैं चाहूँगी वो कंटिन्यू कीजिए। आपने लिंक किया था, उसके एक रिलेशन बताया था स्ट्रेस के साथ, जी। तो मैं चाहूँगी छाइयों का जो एक स्ट्रेस के साथ एक रिलेशन है, ज़रा उसको बताइएगा आप। जी, जो स्ट्रेस देखें, स्ट्रेस दो तरह की होती है। एक तो ये है कि आपको मेंटल स्ट्रेस कह लें आप, ठीक या है। ज़हनी स्ट्रेस कह लें, और दूसरी जो है वो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेस है। एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, जो जिसको मेंटल स्ट्रेस, और हम उसी को स्ट्रेस समझते हैं, दूसरी को स्ट्रेस। जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है ना, वो आपको फ़िज़िकल स्ट्रेस आती है। ठीक है। और स्किन जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो जब आपको स्ट्रेस होती है, जब आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन, जो हर आपका ऑर्गन है ना, वो इफ़ेक्ट होता है, और उसमें से स्किन है। और स्किन का सबसे बड़ा, मैं ये कहता हूँ कि मैं मेडिकल को छोड़ के एक साइड पे रख के, कि स्किन का सबसे बड़ा अच्छा जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि इसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम मुझे बता देती है, फट से बताती है कि जी देखें ये पिंपल निकल आया है, ये एक्नी शुरू होने जा रही है। अब एक किसी पेशेंट को हार्ट अटैक, अल्लाह ना करे किसी को हो, ये हमारे कह लें कि जिस्म का हिस्सा है, लोगों को होते भी हैं, डेली हम इमरजेंसी में इतने लोग आते हैं, तो वो ये नहीं होता कि बस ऐसे हो गया, इट टेक्स टाइम। डायबिटीज़ है, उसको आने में भी टाइम लगता है। मोस्टली जो सारी बीमारियां हैं, फ्लू को कह लेना, वो भी 2-3 दिन पहले आपको बताता है प्रोड्रोमल सिम्टम्स में कभी होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन पिंपल आप सुबह उठेंगे तो आपका हुआ होता है, स्किन फट से बताती है कि जी ये देखें ये मेरे साथ हो रहा है। और चूँकि ये विजिबल ऑर्गन है, इसको इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा मिलती है। बंदे के अंदर जो चल रहा है उसका वो बंदा खुद ही जानता है, उसको पता भी नहीं होता बस का। तो वो जो स्ट्रेस है ना, फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस, आप इन दोनों को इकट्ठा रखें। जब मैं स्ट्रेस की बात करूंगा ना, तो ये दोनों होगी, फिजिकल भी होगी और मेंटल भी। क्योंकि मेरे बहुत सारे डॉक्टर दोस्त कहेंगे यार ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेस का इससे क्या रिलेशन है, लेकिन जब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि येस देयर आर रीजंस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने फैमिली मेडिसिन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो मैं हमेशा मरीज़ को हेड टू टो लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार आप मेरे लिए, आप अगर आके ये कहना कि यार ये मुझे एक प्रॉब्लम हुई है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि अच्छा ठीक है ये मेडिसिन लो और जाओ। मैं पूरी उसकी हिस्ट्री प्रॉपरली लेते हैं कि क्यों हुई, इसके अलावा क्या क्या है। क्योंकि जो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, मतलब जो बाकी की जो क्रॉनिक डिजीज़ है ना, जो बंदे को पुरानी बीमारियाँ होती हैं, उनकी भी बहुत सारी बीमारियाँ स्किन पे आती हैं। अब स्किन के रैशेज़ को आप सिर्फ एलर्जी और सिर्फ एक्नी या ये वो नहीं लें, हर रैश अपने अंदर एक स्टोरी होता है, वो बता रहा होता है कि पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। दैट्स वेयर यू हैव टू गो टू ए गुड डॉक्टर। वहाँ पे डॉक्टर का काम है कि उसने देखना है, उसको डिसाइड करना है, तफ्तीश की जाती है, ठीक है। अब शाह साहब भी बोलेंगे तफ्तीश के मामला के बारे में सर बात हो रही है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी सर आपसे भी पूछे। आपने माशाल्लाह से हेल्थ की तो बात कर ली, इसके अलावा आप जेल खाना जात में भी रहे, तफ्तीश की बात नहीं सॉरी आप नहीं रहे, अल्लाह ना करे तो जेल खाने में रहना जो है वो जेल खाना जात का है ना, वो तो डिपार्टमेंट हो गया। जेल खाना जात का है सर, जेल नहीं कहा मैंने, जेल खाना जात में आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। अब बिल्कुल ठीक है जी। वैसे अगर देखा जाए ना, आजकल तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है, जो जेल से हो गया आता है वो बड़ा लीडर बन जाता है। सर मैं चाहूँगी आप जेल खाना जात में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। जो एक जेल है वो एक शहर है जहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, तरह तरह के लोग रह रहे होते हैं। अगर इन्वायरमेंट की बात करें, आपने जब वहाँ पे काम कर रहे थे तो आपने क्या देखा, क्या इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था जितना एक कैदी को मिलना चाहिए, जितना उसकी राइट्स हैं, क्या उनको मिल रहे थे? एक बात तो सबसे ये वो इसका आपको रिस्पॉन्ड करने से पहले एक छोटी सी बात मैं और करूँगा, वो ये है कि जेल एक ऐसी जगह है कि जिसमें पूरे उस इलाके के आउटलॉज जो है वो एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं। आप अगर गौर कीजिए तो आपके मोहल्ले के अंदर या आपके एक शहर के अंदर एक आउटला हो तो उसको वहाँ से हटा के और एक मखसूस जगह पे रखा जाता है, बिल्कुल, इसलिए कि वो बाकी लोग जो है उनके शर से महफूज रहें। जहाँ आप 800, 1000, 2000, 5000 मुख्तलिफ तादाद है ना जेलों की कैपेसिटी के हवाले से, तो इतने लोगों को जहाँ आप एक जगह पे कन्फाइन करके रखते हैं तो वहाँ की मैनेजमेंट के तकाजे जो है ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हमारे यहाँ जो आपका सवाल जो आपने किया कि क्या उसके मुताबिक है, तो मैं सच्ची बात कहूँगा कि रिसोर्सेज के हवाले से अगरचे गवर्नमेंट अपनी बेस्ट एफर्ट्स कर रही है कि उन लोगों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उसके हवाले से उनको, बेशक उन्होंने जुर्म किया लेकिन जुर्म करने का उसकी सज़ा तो मिल गई उनको जो मिल रही है,
उसके बाद के जो हालात हैं जहाँ उनको रखा जाना है, तो उनको बेर मिनिमम लेवल के जो इंसानी हकूक़ है उसके हवाले से तो चीज़ें मिलनी चाहिए। तो मैं जिस वक्त था, ये पुरानी बात है, मैंने 2004 से तकरीबन 7 तक होम डिपार्टमेंट में सर्व किया। तो जेल खाना जात का तमाम मेरे पास ये चार्ज था, पूरे पंजाब के जितने भी जेल खाना जात थे मैं विज़िट्स भी किया करता था। फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसके लिए कोशिश करती रहती है कि कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि तादाद जूनी आबादी बढ़ रही है, जराइम में भी इजाफा हो रहा है, इसी तरह मुजरिम भी बढ़ रहे हैं, उनके लिए कैपेसिटी ज़्यादा पुराने ज़माने की बनी हुई थी। तो मेरे उस दौर में कमोबेश कोई 8 जेलें नई बनी थी, 8 जेलें नई बन गई थी, क्योंकि उससे पहले की जो सूरत हाल थी वो ये थी कि जहाँ फ़र्ज़ कीजिए कि 4 आदमियों की गुंजाइश है, वहाँ 16 आदमी हुआ करते थे उतनी ही जगह के अंदर, उसी में उन्होंने रहना है, सज़ाए मौत के कैदी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो बेचारे दुआएं किया करते थे और मिन्नतें किया करते थे कि हमें हैंग कर दें, आप इस अज़ियत से जान छुड़ाएं हमारी किसी तरीके से। इतने बुरे हालात थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, जेलें मजीद नई भी बनी हैं, और इसके अलावा कैदियों के खाने के लिए आपको पता है बजट हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में तो हम ये करते हैं ना कि बजट होता है, उसके अंदर रह के ही हमने सारा कुछ करना है। बजट बढ़ाया गया उसके लिए, एक कैदी के लिए मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 8 रुपये उस वक़्त एक कैदी के 3 वक्त के खाने की तरीके, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो वो उसको बढ़ा के फिर उस वक्त मेरे दौर में उसको 24 रुपये किया गया, और अब इस वक्त बहरहाल वक्त के हिसाब से और महंगाई के हिसाब से उसके अंदर काफ़ी सारी तब्दीली है। मुझे याद है कि हम लोगों ने उसके लिए फिर मेन्यू बाकायदा बनाया था उनके लिए, ठीक है, कि उनको जो उनकी किसी भी एक नॉर्मल इंसान की सेहत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एग मिसाल के तौर पे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज़ें उसके मुताबिक ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक उनका मेन्यू बना के। अगली बातें कुछ और जो हमारे माशरे के हवाले से वो आप समझ सकते हैं कि अच्छे बुरे लोग तो सभी जगह होते हैं, पिलफरेज भी जो है ख़ासतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो आपको अंदाज़ा है कि जहाँ जिसको जितना मौका मिलता है वो उसके अंदर गड़बड़ करता है। तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू दी पास्ट बहुत बेहतर हालात। सर, एक सज़ा दी जाती है बामुशक्कत, जी, आप काम भी कर सकते, तो जेल के अंदर क्या ऐसे काम होते हैं जो कैदी कर सकते हैं बामुशक्कत सज़ा के साथ? आजकल को बहुत ज़्यादा इसका मामला रहा नहीं, आजकल बड़ा लिमिटेड इसको कर दिया गया। मिसाल के तौर पर यहाँ कालीन बनाई जाती है, कालीन बनाने का आपने क्या देखा भी होगा, यहाँ लाहौर में भी हमारे यहाँ कैंप जेल है, उसके साथ एक छोटा सा शोरूम, पता नहीं आजकल है या नहीं, शोरूम बना हुआ था। तो वहाँ जो कैदी हजरात हैंड नेट जो बनाते हैं ना कारपेट्स, वो बाकायदा सेल के लिए भी रखे जाते हैं। अरे इसी तरह और इस तरह की छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट जो है वो उसकी तरबियत दी जाती है। ख़वातीन कैदियों के लिए मेकअप की ट्रेनिंग है, उनके लिए कुकिंग की ट्रेनिंग है और भी दी जाती है। जी, उसके लिए टेफ्टा के ताउन के साथ डॉक्टर हमने किया हुआ है मामला, तो उनकी ट्रेनिंग के, उनकी मशक्क़त के मामला जो है वो उनको साथ जी रिहेबिलिटेशन का ले। अभी तो रिहेबिलिटेशन तो खैर एक और पहलू है वो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो आपका जो सवाल था ना कि कैद बामुशक्कत वाली बात, तो मुशक्कत वाली बात शायद वो उस तरह करके नहीं मजदूरी कराई जाए। हमारे यहाँ असल में ना एक कंसेप्ट और भी था ओपन जेल का। ओपन जेल का से क्या है ये ओपन जेल? ओपन जेल से मुराद ये थी कि फील्ड्स थे खुले, उसमें से सिलेक्टेड कैदी जो ले लिए जाते थे जो बहुत ज़्यादा संगीन जराइम के अंदर जो मुलव्वस ना हो। उनके साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं हमारे यहाँ, बाकी लोग भी, तो उनको कैटेगराइज हम लोग कर लेते हैं कि ऐसे लोग जो कम से कम थोड़ा बहुत जिनके अंदर इस्लाह की गुंजाइश है, तो उनको कन्फाइन करके 4 दीवारी के अंदर नहीं रखा जाता, बल्कि उनको ओपन खेतों के अंदर जगह लेके उस पर उनसे काम करवाया जाता है। तो लेकिन वो फिर ड्यू टू रीजंस वो चल नहीं सका, क्योंकि हमारे यहाँ एक कब्जा ग्रुप का भी बड़ा एक रिवाज है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे लाहौर के साथ एक जगह हमने हमारी पुराने ज़माने की परचेज़ की हुई थी, तकरीबन 600 एकड़ जगह थी। 600 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है। तो उसके बारे में मुझे पता चला कि पुराने एक हमारे सुपरिटेंडेंट जेल हुआ करते थे, तो रिटायरमेंट उनकी हुई, तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना कुछ चक्कर चला के वो जगह पर कब्जा किया हुआ और अदालत में केस करके स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है और वो जगह उनके कब्जे में है। और बड़ी मज़े की बात उससे अगली ये थी कि उन्होंने बाकी जगहों पे भी मैनेज किया था कि उस केस को कोई टेकअप कर ही ना सके।
ये हमारा सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली जो है ना, इसमें वो क्या कहें कि वो यही सिस्टम है और इसी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल एक्चुअली ये आप जैसे लोगों का जिनकी मतलब इस फील्ड में है, उनका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए इसमें कि ये सारी चीज़ें पब्लिक लेवल पे और मैस लेवल पे आएंगी। जब लोगों को इन चीज़ों की अवेयरनेस होगी ना, तो फिर जाके वो जो कब्जा ग्रुप वाले हैं, जब वो आइसोलेट हो जाएंगे ना, मुआशरे में जब जाएंगे, उनके बच्चे जाएंगे, बहुत बेहतर है सोचता, बल्कि हमने वो वागजात करवा भी लिया, हमने उसको वो सारी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बल्कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बाद में बताऊंगा, आप जानते होंगे कि वो जो कब्जा ग्रुप थे वो कौन थे। वो इत्तेफाक से आपकी फील्ड से भी उनका था। सही हो गया सर, जैसे सर आज बहुत सी बातें बताती जाएगी। आप ये बता दें कौन सी फील्ड, मेरे पास 4-5 फील्ड है जी। मेडिकल फील्ड की बात कर, मैंने हॉस्पिटल बताया ना, MBA किया हुआ है, तो मैं मैनेजमेंट को भी साथ रखता हूँ, CSS के एग्जाम्स भी दिए हुए हैं आपके पास किए हुए। जो है ये सारे मामला मैनेजमेंट वाले जो है ना, वो तो होते ही इसी तरह के हैं। बहरहाल ये हमारे मुआशरे का नेगेटिव पहलू है, जैसे बाकी शोबों में इसी तरह यहाँ जी बिल्कुल। फरीहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने मुझे बताया कि आप की मूवी आ रही है माशाल्लाह से, और आप प्रोड्यूसर भी हैं उस मूवी की, तो मैं पूछना चाहूँगी आपका उस मूवी में करैक्टर क्या है, थोड़ा बताएंगे आप अपनी मूवी? मैं फिल्म स्टार हूँ। सही, नहीं उसमें करैक्टर क्या है, आप क्या तो वाइफ। अच्छा ठीक है, उसका करैक्टर करेंगे आप। तो सही हो गया। जब प्रोडक्शन में एक प्रोड्यूसर भी थी, तो क्या जिम्मेदारियां थी, एक एक्टिंग भी करनी है, प्रोडक्शन को भी देखना है, तो मैनेज कर लेती? कर रहे थे, अभी भी करें, कुछ सॉन्ग है इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी। सही। तो आपके जो एक्टर थे, को एक्टर, उनका क्या नाम है, थोड़ा बताएंगे करैक्टर्स के बारे में? सोनू भट्टी साहब है मेरे साथ। सोनू भट्टी साहब है, ठीक हो गया। तो ये एक स्टोरी किस तरह की स्टोरी होगी, थोड़ी सी अपनी स्टोरी के? स्टोरी तो वाइफ मूवी है, इधर हमने कैमरे के सामने आपको समझ आएगी, पूरी स्टोरी तो बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल। आप चाह रही हैं कि मूवी आए तो लोग जाएं और देखें। मेरे शो में नहीं बताएंगी, वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगी कि उनकी मूवी कैसी है, इसके लिए आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा और फरीहा की मूवी को देखना पड़ेगा। आपकी तरफ स्किन की बात हो रही है। बिल्कुल। ईमान फातिमा जिस दिन मेरे शो में होती है, माशाल्लाह से मेरे प्रोग्राम में ना खुशी और कहके और मुस्कुराहट बिखर रही होती है। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जी फातिमा का। ईमान फातिमा खुद भी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और दूसरों को भी हंसा रही होती है। फातिमा, स्किन की बात हो रही थी, तो आप भी कभी किसी डॉक्टर के पास गई, आपको भी ज़रूरत पड़ती है? जी बिल्कुल पड़ती है, और मैं जाती हूँ, यहाँ पे मेरे डॉक्टर हैं स्किन स्पेशलिस्ट, जिनके पास मैं जाती हूँ। अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अब डॉक्टर साहब है, लेकिन डॉक्टर साहब इधर होते नहीं हैं, ये दुबई में होते हैं। चलें, आना जाना लगा ही रहता है। कभी वैसे कोशिश करूँगी कि ना जाओ, इसलिए कि आप उधर होंगे, हम इधर, तो वो बार बार आना जाना पड़ेगा। अभी तो लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने दुबई को भी जो है ना लाहौर से बहावलपुर बुलाया हुआ है। उतना टाइम बहावलपुर जाने में नहीं लगता जितना दुबई से आपको। मेरा एक ही डॉक्टर है जो कि स्किन का है। कोई भी मसला हो, मेरे अलग अलग से 3-4 डॉक्टर हैं जो कि मैं काफ़ी अरसे से जा रही हूँ, उन्हीं के पास जाती हूँ। काफ़ी अरसे का क्या मतलब, आपकी उम्र अभी 20-25 साल होगी, आप काफ़ी अरसा तो आप शाह साहब कहें अरसे का जिक्र शाह साहब करें तो बनता है। सर आप देख रहे हैं, आपको बार बार बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब मुझे मेरी एज का देख लीजिए, ध्यान में रखिएगा कि आई एम जस्ट 20 with 44 years experience. 44. I'm just 20 years. Very nice. I'm just 20. मैं अभी तक 16 में हूँ सर। अच्छा, इतने का बना दिया। आज ये बात गलत साबित हो गई है कि ख़वातीन अपनी एज को लेके बड़े कॉन्शियस होते हैं। मैंने डॉक्टर साहब को भी देखा, बड़े कॉन्शियस है, मैंने सर को भी देखा, वो भी कॉन्शियस है। मैं तो एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि होना भी चाहिए एक्सपीरियंस के साथ। होना भी चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। ईमान फातिमा, अगर बात करें आपके कॉन्सर्ट वगैरह की, कोई ऐसा वाक़या आप शेयर करना चाहेंगी, या कहीं आप गा रही हो, आपने ऑडियंस की तरफ से कुछ ऐसा हो गया हो जो आपने या तो शो छोड़ दिया हो, या तो आपने बड़ा एंजॉय किया हो कि हाँ मेरे लिए ये यादगार एक मौका था या एक इवेंट था? मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ। अगर मुझे किसी ने टाइम दिया है कि आपने हमारा शो या कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट का तो खैर हम लोग खुद ही टाइम देते हैं, उनका टाइम पूछ के फिर हम बता देते हैं कि इतने बजे आएंगे। तो शोज़ का ये होता है कि अगर मुझे किसी चैनल वाले ने बुलाया तो उसने बोला कि 10 बजे जी, तो मैं 10 बजने में जब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैं पहले पहुंच जाती हूँ। आपको पता होगा, मैं आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल ऐसे है। तो अगर वो इस टाइम पे ना आए तो मैं वापस आ जाती हूँ शो छोड़ के, कि आप लोगों ने मुझे ये टाइम दिया था, अब इतना टाइम हो गया है, जिधर तक मुझे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए मैं करती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि नहीं,
मुझे जाना चाहिए, मैं बता के जाती हूँ कि आप लोगों ने मुझे गलत टाइम दिया, या तो फिर आप सही टाइम दे देते तो मैं उस टाइम पे आ जाती। बिल्कुल। तो बाकी जो शोज़ वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह की बात है, तो वहाँ पे जो टाइम होता है उस टाइम के हिसाब से ही यानी कि हम लोग जाते हैं, और इसी तरह के वाक़े हैं। कोई मतलब कि ये कहा जाएगा कि ईमान फातिमा टाइम की पाबंदी करती है, अगर कॉन्सर्ट या इवेंट या कोई भी। एक शादी की मैं बात बताती हूँ ज़रूर। मैं पहले भी आपकी शादी ज़रूर हमारी मतलब वो टाइम दिया ना कि इतने बजे आपने आना है। जब हम लोग पहुँचे जिस शादी हाल में उन्होंने बुलाया था, हम लोग गए, वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी फैमिली थी। तो हम लोगों ने एक लिफाफा दिया, उधर लिखा कि हम लोग इतने बजे, आप लोगों ने टाइम दिया था, हम इतने बजे आए, और 30 मिनट हम लोगों ने वेट भी किया, 45 मिनट बल्कि हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए, वापस आ गए शादी के। वो लोग अभी तक नहीं आए हुए थे शादी हाल में, वो लोग नहीं पहुंचे, और हम लोग वापस आ गए। जो होस्ट थे वो नहीं पहुंचे, बिल्कुल नहीं जी। ये एक इस बारे में भी हम बात करेंगे कि लोग टाइम की पाबंदी नहीं करते, और करनी चाहिए। अगर आप पहले भी चले जाते हो तो वो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। कोई काम रह गया वो कर लो। जैसे मैं अक्सर मेरी नेल पॉलिश रह जाती है, मैं इधर आकर लगा लेती हूँ, ज्वेलरी रह जाती है वो इधर आके, तो मैं लिपस्टिक भी यहाँ आके, और अक्सर ब्रेकफास्ट भी माशाल्लाह से बिल्कुल साथ लेके आती हूँ। अभी भी मैं गाड़ी में लिपस्टिक लगा के तो फिर आई थी। आपने छाइयों के बारे में बताया, एक्नी के बारे में बताया, अब बात करते हैं डार्क सर्कल्स की। हर मर्द हजरात को भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ख़वातीन को तो हो ही रही हैं, लेकिन कुछ लोग, हम लोग ज़्यादातर, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि नींद पूरी ना होने से आपको डार्क सर्कल हो गए, ये तो एक वजह हो गई। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल होते हैं? डार्क सर्कल्स का वही, जब आप पहले तो आपने खुद से बता दी कि नींद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। जी। दूसरा इसमें पानी की जो है ना, वो क्या पानी कितना पीते हैं, वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो वो भी स्किन से ही शुरू होता है, आपकी डिहाइड्रेशन के और बाकी के मामला वहाँ से शुरू होते हैं। इसके बाद तीसरा आपकी जो मोस्टली हम लोग मिस कर जाते हैं वो है एलर्जी। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस या आँखों की एलर्जी होती है, स्किन की एलर्जी, क्योंकि आँखों का पोर्शन जो है ये, इसमें ख़वातीन तो मेकअप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं। अगर आपको उससे एलर्जी है ना, तो जब आपको उसको मूव करते हैं तो वो कलर डार्क होगा ही होगा, ठीक है। क्रॉनिक डर्माटाइटिस भी हो जाता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो उसमें स्किन टोटली ब्लैक हो जाती है। हाँ जी। वो एलर्जी होती रहती है, इग्नोर करते जाते हैं, फिर एंड पे वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ेज़ हैं, जैसे किडनी को देख लें, या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इससे भी डार्क सर्कल होते हैं, समटाइम्स वो भी देती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है बाकी जो मोस्टली जो है ना, वो यही है कि आप कितने केमिकल्स यूज़ करते हैं। और एलर्जी को मैं हमेशा से ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ कि आप एलर्जी को देखें कि आपको नाक की एलर्जी है या आंखों की एलर्जी है, उससे भी जो है ना, स्किन की एलर्जी जहाँ पे भी होगी आपका वो स्किन का पोर्शन जो है ना, कलर वो डार्क हो जाता है। सही हो गया। आपने बताया कि नींद बड़ी ज़रूरी है, एक अहम चीज़ है। डार्क सर्कल को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें कितने घंटे की नींद लेना चाहिए? देखिए, मुझे अगर पूछें तो मैं ईमान फातिमा को भी बताऊंगा कि नींद आपकी रात की है, रात की। मैं हमेशा मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं प्लास्टिक सर्जरी के, वो ये कहा करते हैं, आपको पता है जो प्लास्टिक सर्जरी वाले हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को मोड़ तोड़ के कहीं भी ले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि यार मेरी कामयाबी का राज ये है कि आई डोंट प्ले विद द नेचर। आप नेचर के साथ खेल नहीं खेलें, आपके रिजल्ट्स बेस्ट आएंगे। रात हमें अल्लाह ने सोने के लिए दी हुई है, तो रात की नींद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जब इधर जा आके देखता हूँ ना कि लोग जो 11-12 बजे तक सो रहे हैं, तो यार ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल, ठीक है। रात को आप 6 घंटे भी सो लेना, एवरेज जो है वो एज के हिसाब से आपको नींद चाहिए होती है। छोटा बच्चा जो है 2-4 दिन का वो 20-20, 22-22 घंटे सोता है, ठीक है। यंग एज की हम बात करते हैं 15 से लेके 45-50 को, 64 को, तो इस एज में आपको मिनिमम जो है ना
8 घंटे चाहिए होते हैं, 7 to 8 आवर्स चाहिए होते हैं, उसमें से 6 घंटे कम से कम रात के होने चाहिए। आप दिन में 8 घंटे भी सो लेते हैं ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट, आपको वो वाले इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे जो आपको रात की नींद से मिलते हैं। यही वजह है, आप मतलब ये वो है जो ऑब्जर्वेशन में जो बातें आती हैं, मेडिकल में इन चीज़ों पे भी रिसर्च नहीं हुई। आप देखेंगे जो प्रोफेशनल्स हैं ना, जो मोस्टली रात को काम करते हैं, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। आप ठीक हो देखें, आप अपने डिपार्टमेंट में देखें ना, आपके जितने भी आपसे थोड़े थोड़े सीनियर्स हैं, जैसे ही वो 35-40 को क्रॉस करते हैं ना, यू फील द डिफरेंस, एजेड लगना शुरू हो हाँ जाते जी। हैं। उसकी रीज़न क्या है? यही है ना कि उन्होंने नेचर के अगेंस्ट गए हुए हैं कि आप रात को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं। लेकिन जिनकी मजबूरी है, जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो गार्ड्स हैं, आप बैंक के बाहर भी देखते हैं, उनकी तो नाइट ड्यूटी है। देखिए, मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि एक तो मजबूरी है ना, आप उस मजबूरी को देखें, ठीक है। अब उन्होंने करना है, डॉक्टर्स भी करते हैं ना, नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, 24 आवर्स कर रहे हैं, इमरजेंसीज चल रही हैं, करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। अभी तो बहुत सारे मालिक में इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इनकी जो नाइट ड्यूटीज़ है इनको कम करें। हमारी तरह नहीं है, ठीक है, 36 घंटे और 50 घंटे और 48 आवर्स की ड्यूटीज़ लगा देते हैं। आपका एक जो है ना एक लेवल होता है जिस तक आपका माइंड और बॉडी साथ देता है, उसके बाद आपकी जो एफिशिएंसीज हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। सही। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि वो जो टेक्निकल मैन पावर है वो बहुत कम है, उस वजह से ये है कि वो उन्होंने अब मैं कहूँ जी मैं इमरजेंसी वालों को 8 घंटे की ड्यूटी दूंगा तो बाकी कहाँ से आएंगे लोग काम करने के ऐसे ही लिए, है। उसलिए उन्हें करना पड़ता है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें जो दिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि सिस्टम ऐसा हो गया हुआ है कि आप दिन में रात और रात में दिन कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उसको उस तरफ स्विच ऑन कर गए हैं ना। लेकिन यह है कि आप अगर इसको देख लेना, मैं दुनिया के बहुत सारे मालिक में गया हूँ, मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे 7 बजे सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, चंद मखसूस खाने पीने की चीज़ों के अलावा सब कुछ बंद हो जाता है। वो सनलाइट जो है ना उसको यूटिलाइज करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, एनर्जी का क्राइसिस बड़ा इससे बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, आप उसको सेटल कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है जी, इसके उलट हो रहा है, रात को आप जाग रहे हैं और फिर आप ये कहते हैं कि यू वांट टू लुक फिट, आप कभी भी नहीं फिट हो सकते। सुबह का जो काम किया हुआ होता है ना आपका, वो रात को, मैं बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि यार देखो, आप जो मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, आप उस वक्त जो पढ़ते हैं ना, अगर आपने 1 घंटा पढ़ा है, वो 1 घंटा आप मुझे सेकंड करेंगे कि वो आपके रात के 4 घंटों से बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है, आप उस वक्त पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब आप पढ़ेंगे, वो रिटेंशन पावर ज़्यादा हो जाती है, उसके आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। मैंने उसके लिए कंडीशन यही है कि वो रात को इन टाइम सोए, बिल्कुल, अगर ताकि अर्ली मॉर्निंग उठ सके। शायद बात ये है ना कि सिंपल है, अगर आप सुबह नमाज के टाइम पे उठ रहे हैं ना, तो आपको 10 बजे सोना ही सोना है, आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। ठीक है। अब आप सुबह 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं और आप कहें रात को यार मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब क्या करूं? भाई आप सुबह जल्दी उठेंगे तो रात को नींद आएगी। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि नींद का ना पूरा होना भी बहुत सी वजूहात हैं, आपकी स्किन की, आपकी बीमारियों की। अगर आप नींद पूरी लेंगे तो आप किसी हद तक अपने आप को फिट रख सकते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हद तक। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, हमने जेल खाना जात की तो बात कर ली, उसमें आपने जो अपना टाइम दिया और जो आपने खिदमत की, उसके बाद अब मैं बात करना चाहूँगी आपसे ट्रेनिंग की। सरकारी अफसरान की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और हमारे यहाँ कितनी दी जाती है उन्हें ट्रेनिंग, अगर बात की जाए तो? कुछ अर्सा पहले तक तो ये एस्पेक्ट जो था बड़ा इग्नोर्ड था, ट्रेनिंग वाला। हमारे यहाँ ट्रेनिंग अवेलेबल थी तो सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स को थी, और बल्कि इसको ट्रेनिंग को एक तरह से एक लेविश चीज़ समझा जाता था। ठीक है, कि बस मौज मेला करना है, सैर सपाटा करना है, इसके अंदर भाई मैं तो ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। लेकिन अब इसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है, और ट्रेनिंग जो है अब बिल्कुल ग्रेड 1 से लेके और आखिर तक के ग्रेड के सभी लोगों के लिए मैंडेटरी हो चुकी है। सही। 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि पोस्ट इंडक्शन, कि जिस वक्त नया किसी शख्स को आप इंडक्ट करते हैं सर्विस में, तो उसको बताया जाता है कि आपने क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, कौन से लॉज हैं, अखलाकियात क्या हैं, ये तमाम पहलू उसके अंदर। सर, आपको मैं सॉरी टू कट यू कि अखलाकियात पे कितना काम करने की ज़रूरत है एक सरकारी अफसरान के लिए? बेपनाह मैं समझता हूँ कि इस एरिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है, हो रहा है काम, इसके ऊपर हो रहा है। इसके अंदर बाकायदा प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से बाकायदा हमने टॉपिक्स जो हैं वो कराए हुए हैं, लोगों को बुलाते भी हैं, बात भी करते हैं। लेकिन स्टिल मेरा ज़ाती ख्याल इसके अंदर ये है कि इस पहलू को मज़ीद थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी अफसरान देखिए पब्लिक के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, तो पब्लिक को बिलअमूम शिकायत ही है,
मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का पता है कि हम किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो सब खाना खा रहा होता है पहले, सब खाना खा रहे होते हैं, या अदरवाइज़ उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि आप कोई अछूत किस्म की चीज़ है जो आप वहाँ आ गए हैं और आपके साथ जिस तरीके से बिहेव करना है। हालांकि अगर देखा जाए तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का तकाजा ये है कि बंदे को सिविल भी होना चाहिए और सर्वेंट भी होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिविल सर्वेंट अपने आप को सर्वेंट नहीं बल्कि हमेशा आका समझते हैं, जो कि बहरहाल गलत बात है। वी आर पेड फ्रॉम द पब्लिक मनी, लोगों के टैक्सेस से हमें तनख्वाह दी जाती है, नो डाउट आपको तैनात किया जाता है लोगों की खिदमत के लिए, खिदमत के लिए। तो खिदमत में सबसे पहली बात तो इज्जत करना है कि कोई भी शख्स अगर बाहर से जा रहा है, काम तो देखिए सारे होने वाले तो नहीं होते, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिनके अंदर कोई ना कोई लकूदा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है या नहीं होने वाला। हमारी विश लिस्ट जो है वो पूरी करने के लिए तो नहीं गवर्नमेंट बैठी, बिल्कुल, लेकिन उसको अगर अच्छे तरीके से किसी को बता दिया जाए तो मुझे यकीन है कि किसी को शिकायत नहीं पैदा नहीं होगी। एक ही बात, मुझे अभी कल की बात है, कल मैं एक बैंक में गया तो बैंकों में भी आपको अंदाज़ा ही है कि जिस तरह का लोगों का रवैया होता है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैनेजर साहब, मैं इत्तेफाक से थोड़ा लेट था, बैंक बंद होने के करीब था, तो मेरे बिल जमा कराना था जी। तो मैं वहाँ गया तो अब मैंने अंगूठा लगा के टोकन लिया, काउंटर की तरफ जा रहा था तो मैनेजर सब कहने लगे सर आ जाए, इधर ही आ जाए आप। अच्छा। मुझे अपने पास बिठाया, उन्होंने बिठा के बेल दे के पीएम को बुलाया और वो बिल जमा करा दिया। तो मेरी एक आदत बन चुकी है अब कि अगर किसी जगह को अच्छी चीज़ नज़र आए, कोई अच्छा बिहेव कर रहा हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको इनकरेज करूँ। ठीक है। हमारे यहाँ बुरी बात तो हम देखिए जितनी डिसमिनेट करते हैं कि हर एक की बुराई का तज़किरा जगह 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 जाके करते हैं, लेकिन अगर कोई खुशकिस्मती से आपको कोई अच्छा आदमी मिल गया तो उसे हम पता नहीं ऐसे छुपाते हैं जैसे कोई बड़ी बुरी चीज़ है ये। उसको इनकरेज करना चाहिए। जी बिल्कुल सही होगा सर। बहुत से ऐसा भी होता है ना कि बहुत से लोगों के जो मसाइल होते हैं वो सरकारी अफसरान के पास जाने से पहले उसे घर में ही ख़त्म कर देते हैं कि मेरी बात किसने सुननी है, मैं जाऊंगा तो वो कौन सी बात सुन लेंगे। वो जाते ही नहीं, वो ज़रूरी नहीं समझते पुलिस स्टेशन जाना या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना। खौफ होता है नहीं, वो असल में खौफ से भी ज़्यादा इरम ये हमारे कल्चर की बात है। मैं आपको अपनी एक बताता हूँ, मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया वहाँ पे कि डॉक्टर साहब ये मेरी सिफारिश कर दें ज़रा, ये मेरा काम है करवा दें। मैं चूँकि गवर्नमेंट लेवल का काम था तो मैं उसका वो नहीं बताऊँगा क्या था। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ पे अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, यार ये काम कर दे, तो वो लोकल था वहाँ का, तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब हो जाएगा। वो 10-15 मिनट के बाद उनका मुझे फ़ोन वापस आ गया, नहीं यार डॉक्टर साहब मुझे आप लोगों की ये समझ एज ए नेशन के पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जब भी कुछ सिफारिश करते हैं ना तो जेन्युइन काम के लिए करते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं यार अब जब आपने सिफारिश की है ना तो मैंने अपने कान खड़े कर लिए थे कि यार किसी ने डॉक्टर साहब से इतनी बड़ी सिफारिश ये करवाई है तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, इसके कोई ना कोई चीज़ होगी जो छुपाना चाह रहे हैं। कहते मैंने पूरी रिसर्च की है, बिल्कुल जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, काम ये मैं ना भी करता तो रूटीन में 1 घंटे में हो जाना था। लाशोरी खौफ है कि मैं जाऊंगा तो आगे जाके लोग मुझे डील नहीं करेंगे। नहीं सर खौफ नहीं, मैंने उन्हें बताया ना, मैंने कहा यार आप ये नहीं कहो, हमारा जो कल्चर है ना, हम जब बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहे हैं, मेरा अपना पैसा है जो मैं बैंक में जमा करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं 4 लोगों को फ़ोन करता हूँ, यार फलां बैंक में किसी को जानते हो, मैंने पैसे जमा करवाने जाना है। हाँ, करते हैं ना, ये हमारा कल्चर है, ऐसे ही है ना, हमारा कल्चर लेवल पे ही होता है ये। वो बंदा अपने पैसे जमा करवा, बैंक को आपने कभी चेक बुक पे ये नहीं लिखा हुआ देखा होगा कि प्लीज़ पे, वहाँ पे आर्डर्स होते हैं कि पे, क्योंकि आप मेरा पैसा है ना, आपका पैसा है, वो बैंक वालों को पे करना ही करना है, आपने उनको रिक्वेस्ट नहीं करनी। लेकिन हम 10 लोगों को पूछते हैं हमारे कल्चर के हिसाब से कि यार ये मुझे वहाँ क्योंकि ऐसा हो चुका है ना कि हम जाते हैं, हमारा काम नहीं होता तो हम किसी भी डिपार्टमेंट जाने से अच्छा हमने पहले बना भी लिया है। ये इसके अपोजिट है, असल में ये दूसरी साइड पे है। होता क्या है कि हमारे यहाँ लोगों में जो VIP कल्चर है ना, उसको देख देख के और उसको फॉलो कर करके एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स बना हुआ है। हर बंदा, जो बंदा लाइन तोड़ के जाता है ना, वो ये नहीं सोचता कि यार मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, वो प्राउड फील करता है कि देखा है मैंने लाइन को तोड़ लिया, मैंने ये कर दिया है, मेरा काम पहले हो गया। डॉक्टर साहब मैं सॉरी आई कैन टू डिसएग्री विद यू, मैं गुजारिश ये करूँगा, कल्चर एक और चीज़ है, हम उसको कल्चर का नाम ना दें। प्रैक्टिकली इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि हम लोगों ने अपने रवैये इतने ख़राब कर लिए हैं। आप तो मुमकिन है कि आपको इस तरह का एक्सपीरियंस ना हुआ हो, आप जाहिर से आप एक डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे मामला तो भी हैं। जस्ट थिंक ऑफ ए कॉमन मैन कि जो एक आदमी किसी जगह बिल जमा कराने के लिए अगर जा रहा है, बिल्कुल ठीक, तो वहाँ जाके उसके साथ जो बीतती है ज़रा उसको तसव्वुर में लाइए। होता पता क्या है, मैं इसलिए ये वाली बात कह सकता हूँ कि मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी कि मैं जिस चाहे बड़ी से बड़ी पोस्ट पे भी रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जो अपने घर के काम है, ज़ाती काम है, तो मैं खुद करूँ। जी
बिल जमा कराने के लिए आप गए हैं, तो बिल जमा करने वाले साहब जो बैठे हुए हैं, बिल जमा करने में 1-1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अब वो टेलीफोन भी सुन रहे हैं। मोबाइल एक ऐसी लानत हमारे पास आ गई है कि हम वो बीच में कॉल भी ले रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को अकोमोडेट भी करना है, बैक डोर से लोग आ रहे हैं। अब वो जो आदमी लाइन में लगे हुए हैं, डोंट नो कि वो बेचारा किस मुसीबत में है, उसकी आगे कितनी कंपल्शन है, कितनी जगह जाना है, एक बात। और दूसरी बात, उससे अगली बात यह है कि बद अखलाकी का जो पहलू हमारे दरमियान आ गया है ना, कि आप ज़रा सा को बात पूछने की कोशिश करें। जैसे अभी आपने बताया कि डॉक्टर साहब ने आपको कहता एक बात कि जी मैं 1 करोड़ लगा के बना हूँ, और आप मुझसे आपको अभी बता दूँ सारी बात नहीं। तो ये रवैये जो है ना बेसिकली ये चेंज होने की जरूरत है। इसी को ही तो कल्चर कहते हैं ना। कल्चर का मतलब एक पोर्शन नहीं है, ये पूरा कल्चर एक और चीज़ है। कल्चर जो है वो पूरे मुआशरे को इज्तिमाई रवैया है। ये इज्तिमाई रवैया नहीं है, ये शिकायत जो है इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल की शिकायत है। मैं अब दफातर मुझे ऐसे भी पता है, मैंने अभी एग्जाम्पल दी ना आपको कि मैं मैनेजर साहब को मैंने उतना उनको यकीन कीजिए इतना अप्रिशिएट किया, और मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ यंग मैन, मैंने यंग मैन कहा उन्हें मैं डॉक्टर साहब की तसल्ली के लिए वाली बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यंग मैन कीप दिस अप, ये जो आपका रवैया ना, खुदा के लिए इसको छोड़ना नहीं। बिल्कुल। ये जहाँ जितनी देर भी आप करेंगे, तो हंसे वो भी थोड़ा सा, कहने लगे मुझे आज का यू मेड माई डे कि मुझे आपने यंग मैन कहा है। बिल्कुल। वो भी मेल में वो भी मेल में। अच्छा, मैं आपकी बात को आगे लेके जाता हूँ। ये जो हमारे जो ईमान है, ये देखेंगे इसके कि हमारे ही पाकिस्तानी, जब आप लोग किसी बाहर के किसी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं ना, तो आपको अगर वहाँ पे लाइन में आधा घंटा भी वेट करना पड़े ना, तो आप प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आपको अगर 2 मिनट हो जाए ना, 2 मिनट तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। तो फिर वहाँ पे आ जाते हैं ना हम लोग के ये मसला जो ना, हमें असल में अंदाज़ा है कि कहाँ पे क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर थोड़ी सी गुजारिश, थोड़ा सा डिफरेंट जी बिल्कुल। वो ये है कि वहाँ लाइन में अगर लगे हैं तो दे नो इट कि वहाँ लाइन ब्रेक करके बीच में कोई नहीं घुसेगा। यहाँ मैं अपनी आंखों से देख रहा होता हूँ कि बैक से एक बंदा आ रहा है, बल्कि वो इतना पलंदा उसने बिलों का उठाया होता है। हाँ, मैं बिल की बात सिर्फ इसलिए बाकी चीजें यही तो मैंने बात की थी ना कि वो पहले से पूछ के आया है कि वो आपको भी कहते होंगे फलां जगह पे फोन कर दे, टीवी वालों को कह दे, पुलिस वालों को कह दे, ये सारे काम हमारे यहाँ इनफेक्ट में होता है कि हम सोचते ये हैं कि मैं अगर ऐसा मैंने ना किया तो मुझे तो बिल्कुल ऐसे। सर बहुत शुक्रिया आपका, गुफ्तगू बड़ी मज़े की रही, और अभी भी बहुत सी बातें हैं लेकिन हमारे पास टाइम की किल्लत है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी खूबसूरत बातें बताई और बताया कि क्या ज़रूरी है, राइट्स क्या हैं और ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है एक सरकारी अफसरान की। फरीहा आपका भी बहुत शुक्रिया, हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपकी फिल्म के लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मतलब डॉक्टर साहब ने स्किन के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों पर बात की, आपका बहुत शुक्रिया। ईमान फातिमा आपका बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम पे आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें अपना खूबसूरत गाना सुनाइए। जी ज़रूर।